So welcome once again, welcome everyone to the Grand Occult course. So we'll start with this thing. An investment in knowledge pays the best interest. That's what we believe in. I firmly believe in this. And so let's begin. तो initially मैं आपको अपना जो एस्ट्रोमेट्री है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. We do everything in occult except for वास्तु शास्त्र. तो वास्तु के अलावा हम लोग सब कुछ करते हैं. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी, प्राणिक हीलिंग. Pranic healing is not part of this occult thing, but it's a different modality. Baki, we do corporate trainings, we do different kinds of seminars and other stuff, and we do more than 25 different workshops also. अलग-अलग छोटे-छोटे workshops हम लोग करते हैं. And this was founded by me and my wife. Or my wife is a chartered accountant and a fashion designer who came into this line before me. सो उनको देख के मेरे को, और मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था इसमें, एस्ट्रोलॉजी में. मतलब तो आई कंसल्टेड, पहले कंसल्ट करते थे सारे एस्ट्रोलॉजर्स से. नहीं समझ में आया तो फिर खुद ही सीख के खुद ही करना शुरू कर दिया. मेरे समझ में नहीं आ रहा. देन व्हेन आई वंस आई लर्न दिस, देन आई रियलाइज कि कितना बड़ा गैप है जो एस्ट्रोलॉजी लोग बताते हैं और एक्चुअल जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें. बहुत ही बड़ा गैप है, बहुत मतलब मेजर गैप. एंड देयरफॉर आई थॉट कि ये ऐसा इसमें कुछ करना चाहिए. सो आई एम अ सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल. और वो मेरा स्टार्टेड माय करियर विद कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड 1996. उसके बाद आई केम टू वोडाफोन, देन एचटी मीडिया, एंड देन आस्पिंग बाजार, एंड देन स्टार्टेड माय ओन ई कॉमर्स स्टार्टअप्स. तो 2015 में हमने एक स्टार्टअप शुरू किया था, mypujapath.com. अब आप लोग सब शार्क टैंक देखते होंगे, तो उसमें स्टार्टअप और क्या फंडिंग और क्या ये सब चीजें हम लोग, दिस आई वाज डूइंग इन ईयर 2012. हम लोगों ने वो आशी बाजार ऑल्सो स्टार्टअप, बट अ फंडेड स्टार्टअप. सो उसके बाद हमने अपना शुरू किया mypujapath.com. उसमें pujapath.com वाज द, यू कैन से द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन. और वहां से हमने, बिकॉज उसमें एस्ट्रोलॉजी और सब कुछ था, पूजा कराना एंड ये सब. But वो somehow again you didn't get the funding and then you exhausted all your resources. तो फिर उसके बाद ये हुआ कि you have to shift the gears, shut the shop, move ahead. So हम फिर इस लाइन में आ गए. मतलब I came into this line again, and this is basically uh, learning everything and giving it back to the society. So ये in a very crisp form हम लोग का वो है. But हम लोगों ने क्यों चूज करी ये वाली फील्ड? मतलब we have been into lot of different fields. मैंने भी जब सेल्स एंड मार्केटिंग किया है तो उसमें I have changed industries from FMCG to telecom to media, then e-commerce. तो बहुत सी चेंज हुआ. एवरीवेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट किया दोबारा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं, फील्ड के बारे में मालूम नहीं, तो आपको फिर से स्टार्ट करना है. तो स्टार्टअप ही करें मेरे हिसाब से. मेरे लिए तो सारी चीजें स्टार्टअप ही थी. ये भी एक स्टार्टअप ही है. मतलब ऑलवेज इन एंटरप्रेन्योर मोड. बट क्यों किया? एक चीज डिस्कवर करी ड्यूरिंग दिस पीरियड कि दिस इज आवर पैशन फॉर बोथ ऑफ अस. दिस इज आवर पैशन. तो ये पैशन था, तो पैशन को हम प्रोफेशन कैसे बनाएं? और प्रोफेशन बनाने में बहुत बड़ा डर लगता है, क्योंकि आपके पास आपकी एक सैलरीड लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आपकी एक सैलरी आती है, उसके खर्चे हैं आपके, और फिर वो छोड़कर आपको एक प्रोफेशन, बिल्कुल ही नई चीज जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, ना खानदान में किसी को पता है, और किसी के घर में तो फिर भी बातें हो रही है, लोग ग्रहों की बातें कर रहे हैं. अगर हमारे घर में तो वो भी बातें नहीं होती थी. कोई बात नहीं हो रही, कुछ नहीं. सडनली वन डे यू डिसाइड कि नहीं, हम सीखेंगे और इसको परस्यू करेंगे. सीख तो उसी एक होता ना, थोड़ा बहुत सीखना, किताबें पढ़ना, वो सब तो आप कर ही रहे थे. वो सब तो मैं बहुत पहले से कर रहा था. थोड़ी अपनी कुंडली के बारे में नॉलेज थी, बट जो नॉलेज थी वो बहुत छोट, मतलब 0.11%. अब मैं कहूँगा उस समय लगता था कि मुझे सब आता है, बट बिल्कुल नहीं आता था. सो वो करने के बाद देन वी डिसाइड विल मेक दिस पैशन टू आवर प्रोफेशन. एंड बहुत अच्छा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट डिसीजन फॉर अस सो फार. इट हैज वर्कड फॉर अस. और क्यों वर्क किया, कैसे वर्क किया, ये जब हम पढ़ेंगे, और क्यों इसको हम क्यों आए इस मोमेंट पर, ये जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको भी समझ में आएगा कि क्यों आए और कैसे, किस तरीके के लोग ऐसे करते हैं, ऐसा चीज इतना डिफरेंट करते हैं, एकदम बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट चेंज किया हम लोगों ने. सो और फिर एक रियलाइजेशन हुआ मुझे कि ये जो कितना जो एक्चुअल है एस्ट्रोलॉजी और जो पॉपुलर बिलीफ है, तो उसके अंदर बहुत डिफरेंस है. एस्ट्रोलॉजी क्या है और जो हम टीवी पे सुनते हैं और जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उसका कोई लेना देना है ही नहीं. The astrology is completely different from what we hear,
जब हम इधर-उधर देखते हैं। फिर मुझे ये लगा कि बहुत सारे मिथ एंड मिसकंसेप्शन है इस पूरे इसमें, एंड ये मिथ एंड मिसकंसेप्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम छोटे से छोटा मांगलिक दोष से लेके आपका कोई भी आप पकड़ लो, सारे मिसकंसेप्शन ही भरे हुए हैं, और वो दादा मिसकंसेप्शन को भगवान अगर का हम दूर कर नसीब सकते ऐसी हैं, कौन ले लिया? अगर हम उनको दूर कर सकते हैं तो बहुत मतलब अच्छा रहेगा हमारे लिए, मतलब इट विल बी अ गुड स्टेप फॉर अस इफ यू कैन डू दैट। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसमें लगी कि यहाँ पर कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं। इस प्रोफ़ेशन में देयर इज़ नो रिटायरमेंट एज। मतलब आप जो है आप मरते दम तक काम कर सकते हैं। कोई टाइम नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसा एज लिमिट नहीं है कि इसी एज तक आप काम करेंगे, और जितना आप काम करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको और एक्सपर्टीज़ आपकी बढ़ती जाएगी, एंड यू विल बी मतलब अगर हम पैसे के उसमें देखें, तो आपका मतलब आपका जो कॉस्ट, मतलब आपका जो प्राइस है, जो फीस आप चार्ज करेंगे, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकती है। या फिर आप हेल्पिंग उसमें ही जाएँ, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और रियलाइज़ हुई, जो मुझे अब रियलाइज़ होती है इस पूरे प्रोफ़ेशन में, कि पैसे के लिए काम तो पूरी ज़िंदगी किया हम लोगों ने। पैसे के लिए हम लोग बहुत काम किया, बहुत पैसे कमाए, सब कुछ कर लिया। लेकिन और अब पैसा सब कुछ देता भी है। ऐसा लोग पीपल से ना कि यू कांट बाय हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं आई थिंक कि जिन चीज़ों से हैप्पीनेस मिलती है, वो दैट मनी कैन बाय। तो अगर मेरे को हैप्पीनेस मिलती है गाड़ी खरीद के या मर्सिडीज़ खरीद के, बीएमडब्ल्यू खरीद के, अगर वो पैसे से खरीदी जा सकती है, किसी और चीज़ से नहीं। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है, ये कहना बेकार है कि हम पैसे के लिए, पैसा कुछ नहीं होता। ये अगर आप ऐसा, ये बिल्कुल गलत थॉट है। ये खराब थॉट, मतलब आई वुड से दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थॉट। तो बट क्या है कि आप काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, मनी आपको पैसा मिल रहा है, एंड देयर इज़ नो लिमिट टू अर्न मनी, यू कैन अर्न मनी। बट द पॉइंट इज़ कि क्या वो, उसमें एक वर्ड आता है कभी, अगर आप देखें, कि फुलफिलमेंट। वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग, चाहे जितना मर्ज़ी पैसा आप कमा लें, कुछ भी कर लें, वो आपको नहीं मिलती। और इस प्रोफेशन में आपको ये दोनों चीज़ें मिलती है, पैसा भी मिलता है और फुलफिलमेंट भी मिलती है। जब आप किसी को गाइड करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप किसी को सही रास्ता दिखाते हैं, या आप जब किसी को प्रॉब्लम से निकालते हैं, और देन यू सी कि हाँ, उसके चेहरे पे क्या स्माइल है, या वो कैसे बिहेव कर रहा है, एंड देन दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन दिस प्रोफेशन। सो मेरे को तो वो लगता है कि हाँ, दिस फुलफिलमेंट जो है हमारे को मिलना, ये बहुत ही अच्छा है। एंड आई आल्सो प्लान सम टाइम कि आगे चल के जब मनी विल नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हम निकल जाएंगे, तो दिस विल बी कंप्लीटली सर्विस टू द कम्युनिटी। तो ये मतलब ये कब होगा, आई डोंट नो, बट इट विल बी कंप्लीटली सर्विस, ओनली द सर्विस टू द कम्युनिटी। देखते हैं आगे, जल्दी करेंगे इस चीज को। तो ये हम लोग का रीज़न था चूज़ करने का इस फ़ील्ड को, और इसी में आगे काम करने का। ऑल्दो इट वाज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर माय कलीग्स, फॉर माय अदर काउंटरपार्ट्स जो थे मेरे प्रोफेशनल काउंटरपार्ट्स थे, आज सभी, मतलब व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, आई वाज़ अ बिज़नेस हेड फॉर अ डिवीज़न व्हिच, और उससे पहले आई वाज़ अ वाइस प्रेज़िडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड। उसके वो छोड़ने के बाद आई हैव कम हियर। तो मेरे को मतलब पैसा भी बहुत ठीक-ठाक था, सब कुछ, एवरी लाइफ वाज़ गुड, बट वही फुलफिलमेंट वाली है, या क्यों हमने किया, अभी उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। अभी समझ में आता है कि क्यों ऐसा हुआ और कैसा होना है। तो वो जो क्यों वाला ना, व्हाय वाला फीलिंग, वो एक बहुत ज़रूरी है होना। तो अब कुछ हम बात करेंगे कुछ जेनेरिक बातों की, और ये इसमें है कि फैक्ट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी मैं बोलता हूँ, ये मेरे अपने बनाए हुए कुछ रूल्स या कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अ, और एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी आंसर्स व्हाई यू डू व्हाट यू डू। मतलब अगर आपको कभी भी लगे, किसी भी समय लगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों, या मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, मुझे गुस्सा क्यों आया, मैंने क्यों नहीं रिटेलिएट किया। हर इमोशन आपका, हर एक बिहेवियर आपका इज गवर्न। तो वो क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का व्हाय क्या है, इज बेसिकली एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू दैट। और ये आपको कभी भी कहीं पर भी किसी ने भी, मैंने नहीं सुना आज तक कि एस्ट्रोलॉजी से आप सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपका लाइफ पर्पस बताता है। कोई टीचर ऐसा नहीं, मेरे को अगर बहुत पहले मिल जाता तो मैं शायद कभी कोई दूसरा कुछ काम ही नहीं करता, मैं यही काम करता। तो ये दिस इज़ बेसिकली, एंड ये अगर आपको मिल जाता है, पता लगता है कि आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अपने बारे में, हर एक चीज़ में, कि क्या आपके आस-पास के लोग कैसे हैं, क्यों हैं। और कई बार होता है हम जब इसमें समझते हैं कि भाई हमारा स्पाउस जो है, या कोई ऐसे रिलेशन जो है, वो ऐसा ही है।
स्पाउस का नेचर एक पर्टिकुलर तरीके का नेचर है और हमें लगता है उस बंदे में प्रॉब्लम है। जब आप देखते हैं अपना हॉरोस्कोप, भाई ये तो मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है, बंदा कोई भी आएगा वो ऐसा ही आएगा। तो वो एक बहुत बड़ा रिवलेशन है, बहुत बड़ा एक वो ना, तो आपको लगता है ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिटन फॉर मी, और इसको फाइट करने का कोई मतलब नहीं। तो ये दैट इज व्हाट और भी बहुत सारी चीजें आप डिस्कवर करेंगे अपने नेचर के बारे में। फिर एस्ट्रोलॉजी जो है वो है जीपीएस है, मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज जीपीएस ऑफ योर लाइफ। ये तो इट नॉट ओनली हेल्प्स यू विद द डायरेक्शंस कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या कब दिक्कतें आएंगी, कब नहीं आएंगी। इट ऑल्सो हेल्प यू चूज द डेस्टिनेशन। अगर आप सही डेस्टिनेशन को पता है, एक जीपीएस आप तो डेस्टिनेशन डालना पड़ता है, यहाँ तो हम आप डेस्टिनेशन ढूंढ सकते हैं कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, और वो डेस्टिनेशन ढूंढने के साथ साथ आप जो है डेस्टिनेशन भी ढूंढेंगे और उस पर चलेंगे भी, और कैसे चलना है, क्या करना है, एवरीथिंग एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स इन दैट। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स फॉर एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट वर्क्स फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, व्हाटएवर वी कॉल इट। और भी कुछ दो चार चीजें ऐड करनी आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स फॉर एवरीवन। व्हेन आई से एस्ट्रोलॉजी वर्क्स फॉर एवरीवन, दिस इज रिलीजन एग्नोस्टिक है एस्ट्रोलॉजी। सही एसेंस में एस्ट्रोलॉजी अगर आपने सीखना है तो अपने रिलीजन वाला चश्मा जो है उसको उतार कर सीखिए। वही सही तरीका है एस्ट्रोलॉजी सीखने का। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी को कोई उपाय बताते हैं, ठीक है, आपने बोला कि मंदिर में जाके पूजा करो, या ये मंत्र जाप करो, या ऐसा करो वैसा करो, तो राहु शांत होगा या शनि शांत होगा, ये कुछ आपने बोला। अभी कोई दूसरे धर्म का है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, या कोई दूसरा जो नहीं मानता इन सब चीजों को, उसको अगर आप ये बोलेंगे तो उसका कभी राहु शांति नहीं होगा, तो उनका कभी कुछ वो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी हमेशा, कभी वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे आगे। सो मतलब अगर कोई रेमेडी है तो वो सब पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। मतलब दवाई थोड़ी डिफरेंशिएट करती है, बुखार है तो आपको पैरासीटामोल खानी है, तो वो रिलीजन देख के थोड़ी आपको पैरासीटामोल खानी पड़ेगी। और वो साइंस है, साइंस बीमारी आपको मेडिकल साइंस ने डिस्कवर करी कि ये बीमारी है, ये इसके सिम्टम्स हैं और इसके ये इस रीजन से होती है। अब वो बीमारी ठीक करने के लिए रिसर्च के साथ एक दवाई बनी, उस दवाई के वो दवाई सबके लिए काम करेगी। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है, एक साइंस है, रिसर्च, मेडिकल साइंस है, पुरानी रिसर्च है। उस रिसर्च की का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से जो दवाई बनेगी वो भी सब पे काम करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पर्टिकुलर एक सेक्ट को ही काम करेंगे। तो रिलीजन से हमें मतलब सही इन ट्रू एसेंस अगर हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वो रिलीजन के चश्मे को उतार कर सीखनी चाहिए, मेरा मानना ये। बाकी क्योंकि हम ये ज्योतिष है और हम हमारे पुराने हमारे संस्कारों में ही है ज्योतिष, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उससे वो चश्मा कई बार लग जाता है हमारा रिलीजन वाला। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बिना उसके पढ़ाने की, कोई इसमें कहीं बीच में रिलीजन को ना घुसाएं। बट हाँ, कुछ स्टोरीज और ये सब चीजें रहेंगी वो विच यू कांट अवॉइड, तो वो रहेंगी। बट फिर भी हमें रिलीजन को दूर रख के इसको सीखना चाहिए, वैसा हमें न्यूट्रल उसमें सीखना चाहिए। एक और चीज, एस्ट्रोलॉजी इज अ कार्मिक साइंस, इट इज नॉट अ रेमेडियल साइंस। जितने भी हम लोग सोचते हैं ना कि ये हम रेमेडी कर लें, तो आप यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि वी डोंट गिव एनी टाइटल्स टू एनीवन, कि आप ज्योतिषाचार्य बनने आए हैं, उपायाचार्य बनने नहीं। तो यहाँ पे आप उपाय के आचार्य, कौन सा उपाय करूं, कौन सी नई रेमेडी खोजूं, कौन सा नया बनाऊं। हालांकि जब आप रेमेडीज पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा रेमेडी कैसे डिस्कवर करनी है। आप कैसे खुद ही रेमेडी बना सकते हैं, कोई भी किसी के लिए भी बना सकते हैं, वो अलग है। बट फिर भी एस्ट्रोलॉजी का जो एसेंस है वो कार्मिक साइंस पे है, रेमेडियल साइंस पे नहीं है। रेमेडीज पे फोकस नहीं है, कर्म क्या करने हैं हमने, कैसे करने हैं, उस पर फोकस्ड है पूरा का पूरा। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है, हम बोलते हैं हर बार बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस, एस्ट्रोलॉजी साइंस। बिल्कुल, रिलीजन आपका बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन साइंस नहीं है। रिलीजन इज योर बिलीफ, एस्ट्रोलॉजी इज साइंस। ये दोनों में बहुत फर्क है। बिलीफ और हम क्या मानते हैं, हमारी मान्यता क्या है, और हकीकत क्या है, दोनों चीजों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हम एस्ट्रोलॉजी उस तरीके से सीखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो सभी पे लागू होती है, मेरे ऊपर भी लागू हुई होती है। जब मैंने समझा तो मेरे को समझ में आया, जब मैंने पढ़ा कि ये कितना गलत था मैं, जब मुझे नहीं आता था। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, हमने सबने सुना है ये। इन एस्ट्रोलॉजी दिस इज फेटल। एस्ट्रोलॉजी के मामले में अगर आपने कोई गलत नॉलेज है
अल्प ज्ञान है आपको तो वो फेटल सिद्ध होगा, वो बिल्कुल आपको नुकसानदेह होगा बहुत ज़्यादा। तो वो सही नॉलेज, सही समझ जो है वो आनी ज़रूरी है। और सही समझने के लिए सही चीज़ें ये करने, कोई आपको ब्लाइंडली कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है कहीं पर भी, किसी से भी। आँख बंद करके नहीं, हमने भई भगवान ने हमें एक थोड़ा-सा ढाई वो छोटा-सा मगज़ दिया है ऊपर सर में, हमारा ब्रेन दिया है, उस ब्रेन का यूज़ करें, ऑल्दो बहुत कम यूज़ होता है। क्वेश्चन्स पूछें, अपने आप से क्वेश्चन्स पूछें, देखें, बार-बार चेक करें और फिर उसके ऊपर हम यकीन करें। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें वाली चीज़ है इसमें। तो आप प्लीज़ ब्लाइंडली कुछ एक्सेप्ट ना करें, किसी भी चीज़ में। एस्ट्रोलॉजी स्पेसिफिक साइंस है, जेनेरिक साइंस नहीं। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब आपके ऊपर ही लागू होती है। हम जनरलाइज़ कर देते हैं तो वो ठीक नहीं। जेनेरिक नहीं होती एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज़ कंप्लीटली स्पेसिफिक साइंस। और जैसे कि जनरलाइज़ क्या करते हैं हम, साइन बेस्ड प्रेडिक्शंस होती हैं जैसे। अभी आप हर हफ्ते कुछ तो अखबारों में रोज़ निकलता है, जो इंग्लिश अखबार है उनमें, मतलब रोज़ के साथ-साथ आपको वीकली मैगज़ीन्स में आता है वीकली प्रेडिक्शन। रोज़ ना भी पढ़े कोई वीकली ज़रूर पढ़ते हैं कि ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, मेरी राशि का कैसे जाने वाला है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं ज़रूर पढ़ता था, मैं हिंदी राशि वाला भी पढ़ता था और जो इंग्लिश सनसाइन है मेरा, मैं वो भी पढ़ता था। मैं कहीं तो कुछ अच्छा लिखा होगा जो मुझे चाहिए, शायद वो मिल जाए। तो वो मेरे को हमेशा मैं, और फिर वो भूल जाते थे बहुत जल्दी हम लोग उस चीज़ को, बट वो फिर भी पढ़ते ज़रूर थे। वो नियम था कि संडे को ज़रूर पढ़ना। तो ये जो अब साइन बेस्ड प्रेडिक्शन, और बड़ी हैरानी की बात है, आप खुद सोचिए, वर्ल्ड में 140 करोड़, तो हिंदुस्तान में ही है, वर्ल्ड में तो 800 करोड़ से ऊपर लोग हैं। सबके लिए एक राशि का प्रेडिक्शन सेम होगा क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ये मतलब जैसे वो आता है ना, ये हर यहाँ पे इस फ़िल्म में सभी तथ्य जो हैं, वो काल्पनिक हैं और कोई भी, तो ये वही स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है, ये बहुत ज़रूरी है इसमें कि ऑल, मतलब इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। एनी रिज़ेम्बलेंस इज़ प्योरली कोइंसिडेंटल, कुछ भी कहीं पर किसी से भी कोई चीज़ हो तो ये एकदम काल्पनिक है। और इसीलिए आप देखेंगे कभी भी जब भी न्यूज़पेपर में आता है, उसमें नीचे लिखा रहता है कि न्यूज़पेपर डज़ नॉट टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। और उसमें एस्ट्रोलॉजर का नाम भी होगा, और एस्ट्रोलॉजर के नाम के साथ-साथ उसमें ये भी आएगा कि उसके ही व्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर का कोई लेना-देना नहीं है उसमें। और मज़े की बात ये आता है कौन से मैगज़ीन में, कौन से पेज पे लिखा होता है सारा, जो एंटरटेनमेंट वाला कॉलम होता है। जो जहाँ पर आपको टीवी के, अभी तो नहीं आते टीवी के प्रोग्राम की लिस्ट वगैरह, पुराने ज़माने में आया करती थी अखबार में कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं। लेकिन अब जहाँ पर भी फ़िल्मी समाचार होते हैं, उन फ़िल्मी समाचार के साथ ही ये भी छपा होता है। तो ये बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए है, नहीं तो फ्रंट पेज पे आता अगर इतना इम्पोर्टेंट होता और इतना सही होता, तो वो वैसा तो नहीं आता। तो दिस इज़ कंप्लीटली साइन बेस्ड प्रेडिक्शन। आज के बाद से अगर आप अभी भी देखते हैं तो बंद कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं देखने की, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। खाम-खा बेकार में देख के, हाँ, कोई नई चीज़ अगर आपको समझ में आती है, कोई नई चीज़ कोई बोल रहा है, कहीं पे कुछ कह रहा है, तो ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए क्या है। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो जितना आपको जो क्वेश्चन्स होते हैं आपके एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, वो सारे आपको क्वेश्चन्स तो पता होने चाहिए कम से कम, वो आप पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने डाउट्स जो भी हैं। और बहुत लंबा टाइम है हमारे पास, हम अ, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा कि हम उसको आंसर ना करें। तो कोई भी है वो कर लें। अब कुछ हम फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो मेरे खुद के वो हैं सोच समझ है, मैं वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, व्हिच इज़ लेवल ऑफ फियर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन सेंस। मतलब जितना आप डरे होते हैं, उतना कॉमन सेंस आपका, इट गोज़ फॉर अ टॉस। और वो क्यों होता है? साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ। हमारा, अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं थोड़ा, तो उसमें हमारा ब्रेन का ना रिस्पॉन्स एक्शन है, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब उसको फ़ियर, फ्लाइट और फ्रीज़ करके हम बोलते हैं। ये 3 हमारे इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं। प्लस हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हैं। यहाँ पे सामने वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या फ्रंटल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स बोलते हैं। और बीच वाला जो पार्ट है वो लिम्बिक सिस्टम। और पीछे वाला जो पार्ट है वो है हमारा अ प्रिमिटिव ब्रेन बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं प्राइमल ब्रेन, या हम उसको बोलते हैं, मतलब हमारा सेरिबेलम जो है पीछे वाला जो हिस्सा है, उसको हम वो बोलते हैं। एंड इट उसमें क्या है, उसके अंदर क्या होता है वो बेसिकली अब ये तीनों के फंक्शंस अलग-अलग हैं। पीछे वाला जो है हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाला फंक्शन है। पीछे वाला जो पार्ट है प्राइमल ब्रेन जो है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जो बीच वाला पार्ट लिम्बिक सिस्टम है वो फीलिंग्स वाला है। और
फ्रंट वाला जो है वो हमारा ये जो ब्रेन है फ्रंट वाला, दैट इज फॉर एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब हर चीज को एनालिसिस करने वाले। अब जब भी डेंजर आता है, डेंजर कह लीजिए, डेंजर अब हम कोई उस पे तो नहीं रह रहे कि जहाँ पे जंगल में जहाँ शेर आ जाए तो हम डेंजर समझेंगे। आप यहाँ कह सकते हैं आपके स्पाउस आ जाए, या आपकी मदर इन लॉ आ जाए, या आपका फादर इन लॉ आ जाए, या मतलब ऐसा कोई सामने आ जाए जिससे आपको डर लगता है, वो तो आप कहेंगे ये डेंजर है मेरे लिए। बॉस आ जाए तो वो डेंजर हो गया। उस समय क्या होता है डेंजर या फियर। फियर आज की डेट में, फियर का ट्रांसलेशन जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फियर। तो अगर स्ट्रेस आता है या बहुत ज्यादा परेशान आप होते हैं, दैट इज इक्वल टू फियर। तो वो फियर आता है तो हमारा ये ब्रेन का फंक्शन है, उसको ब्रेन को ये लगता है कि अभी एनालिसिस एनालिसिस की जरूरत नहीं है, अभी सर्वाइव करने की जरूरत है। अभी एनालिसिस या कोई किसी और से नहीं, अभी सिर्फ सर्वाइव, बचाना है अपने आप। तो बचाने के लिए क्या करता है हमारा ये फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कॉमन सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बंद हो जाता है, और हमारा जो पीछे वाला जो प्राइमल ब्रेन है ये आगे आ जाता है, और ये बचाने के तो नहीं, अब मैं बचाऊंगा, ये कोई अब कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, ना फीलिंग वीलिंग सब बंद, सारे ब्रेन के सिस्टम शट हो जाते हैं, और फिर हमारा वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है। और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में हमारे तीन ही रिस्पॉन्स होते हैं, फियर, फ्लाइट और फ्रीज वाला। और ये जो है ये तीनों रिस्पॉन्सेज जो है, या तो सिचुएशन से भाग जाओ, या सिचुएशन से लड़ो, या वहीं पे खड़े रहो एज इट इज। तो ये बेसिकली तीन रिस्पॉन्सेज हैं हमारे। और वही चीज होती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो कहता है कि अभी कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। और जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हम बड़े हैप्पी स्टेट में तो जाते नहीं हैं। हम बड़े खुश स्टेट में जाएंगे नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास कि हम बड़े सुखी है, सब सुखी। हम भगवान को नहीं याद करते तो एस्ट्रोलॉजर को क्या याद करेंगे जब हम खुश होते हैं तो जब भगवान भगवान भी हमारे छुट्टी मार देते, भगवान की भी कि चलेगा सब, तो एस्ट्रोलॉजर तो बहुत दूर की बात हो गई। और इसीलिए जब हम परेशान होते हैं तो एस्ट्रोलॉजर जो बोलता है, तो एस्ट्रोलॉजर पे जब आप जाएंगे तो परेशानी स्टेट में जाएंगे, फिर उस टाइम वो जो भी बोलेगा तो आपका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। एक तो आपको नॉलेज नहीं होगी उसकी, जो वो बोल रहा है क्या बोल रहा है भगवान जाने। दूसरा, आप डरे हुए हो, आपको उसने बोला, आपको लगेगा चल यार यही करके देख लेते हैं, तो वो कुछ भी बोलेगा। जैसे मांगलिक दोष है, अब उसने बोला कि आप किसी से भी शादी कर लो, अगर आपसे खुन्नस खुन्नस है उसको, अगर आपसे वो उससे एस्ट्रोलॉजर को आप जानता है, आप एस्ट्रोलॉजर परेशान है, तो बोले गधे से शादी कर लो, पहले पहले गधे से शादी करो फिर दूसरे से। नहीं तो कोई नहीं बोलेगा तो चलो आप बकरी से कर लो, पेड़ से कर लो, किसी से भी कर लो, फिर दूसरी शादी करो, तो वो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। बहुत बार बोला जाता है ऐसा। और मजे की बात, जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी जो बुक्स हैं उसमें मांगलिक शब्द है ही नहीं। जो बृहद पराशर होरा शास्त्र जो हम है मेन टेक्स्ट बुक, उसमें कोई मांगलिक शब्द ही नहीं। और ये तो ये अब ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, और लोग मान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर। अब कोई बड़े से बड़ा फैमिली ले लीजिए, इसमें कोई पढ़ाई का कुछ नहीं आता कि आप ज्यादा एजुकेटेड है तो आप ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं होंगे। कोई कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप सुपरस्टिशियस नहीं होंगे। मेरे ख्याल से उल्टा होता है, जो पैसे वाला ज्यादा होता है उसको सुपरस्टिशन भी उतने ही होते हैं। तो ये अगर बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं मांगलिक दोष है, फिर वो अपने पंडित जी से यह बात करेगा कि इसका दूर करवाओ दोष। और मैंने सुना है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के भी ऐसे हुआ था, बड़ी भारी पूजा हुई थी उनकी, और ये सब कि मांगलिक दोष दूर हो गया। चलो दूर हो गया। अब उसके बाद ना ऐश्वर्या राय की पिक्चर चली कोई, ना अभिषेक बच्चन की चली। अब वो मांगलिक दोष की वजह से नहीं चली या कौन से दोष की वजह से नहीं चली, वो भगवान जाने, वो लोग जाने। अमिताभ बच्चन इज वेरी सक्सेसफुल स्टिल डे, तो शायद उसका ही असर होगा कि ऐसा हुआ। क्या असर है क्या नहीं, क्योंकि हमने कुंडली उनकी नहीं देखी, हमें नहीं मालूम क्या चल रहा है। एनीवेज, ये तो इस जो कॉमन सेंस वाली मैं बात कर रहा हूँ वो वही चीज है कि हम जब डरे होते हैं तो हमारे को कॉमन सेंस काम ही नहीं करता, हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। जब बुद्धि नहीं काम करती तो हम सही गलत में सोच, हम नहीं, वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड, और हमें जो सामने मिलता है हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ये हो, अब ब्रेन का फंक्शन है, साइकोलॉजिकली ऐसा होता है। मुझे लगा हम क्यों करते हैं ऐसा, कोई रीजन होना चाहिए इसके पीछे। ब्रेन जब वो पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ी, तब समझ में आया कि हाँ ये इसका रीजन ही है। ये इस वजह से होता है ब्रेन का फंक्शन जो है इस पे, क्योंकि मैं अलग से इस पे पूरा रिसर्च मेरा है जो न्यूरो कॉग्निटिव बिहेवियर पे है। और विद अब मैं उस रिसर्च को भी हर हॉरोस्कोप के साथ या हर हैंडराइटिंग सैंपल के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्या क्या सिमिलरिटीज मिलती है। फिर उसके बाद एक हमारे महान कलाकार हुए बॉलीवुड में, मिथुन चक्रवर्ती। एक पिक्चर में आए थे ओ माय गॉड, अगर आप लोगों ने देखी हो। उस पिक्चर में आखिरी सेंटेंस था, उन्होंने बोला था कि वी आर गॉड, दे आर गॉड फियरिंग पीपल, नॉट गॉड लविंग।
ये हम सब लोग जो है गॉड फियरिंग पीपल हैं, गॉड लविंग नहीं है। द मोमेंट यू बिकम गॉड लविंग, ये फियर अपने आप खत्म हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि हम लोग कभी गॉड लविंग बने ही नहीं। हमें हमें गॉड से हम डरते ही हैं। और क्या वो कितनी बढ़िया बात है, अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ें तो एक जे कृष्णमूर्ति का नाम अगर आप लोगों ने किसी ने सुना है, नहीं सुना तो कभी गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे उनके वीडियोस हैं। ओशो के टाइम के एक और ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो यूएस में बेस्ड है, यूएस में बेस्ड थे, अब तो नहीं है। और उनकी टीचिंग है, तो उन्होंने बोला कि गॉड, मतलब गॉड के ऊपर उनका एक वो था वर्जन, बड़ा अच्छा था कि इज देयर अ गॉड, तो किसने बनाया गॉड को? गॉड ने हमें बनाया कि हमने गॉड को बनाया? कभी सोचा आप लोगों ने किसने बना गॉड को? मतलब हु क्रिएटेड गॉड? मतलब इट इज वी हु हैव क्रिएटेड गॉड, कि ये भगवान है। ये तो बताने वाले हम ही है ना कि ये भगवान है। भगवान ने तो आके नहीं बताया किसी ने कि मैं मूर्ति निकल के आई थी, ये मैं भगवान हूँ। या कोई कहीं से आकाशवाणी हुई कि ये भगवान है। इट इज ह्यूमन बीइंग्स हु हैव क्रिएटेड गॉड। ठीक है, और हम ही उसी की पूजा करते हैं, हम ही उससे डरते हैं। अब अगर हमने बनाया है तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। इन अ वे वी आर वर्शिपिंग आवर ओन सेल्फ। तो हम अपनी ही पूजा कर रहे हैं एक तरीके से, अगर हम इसको वैसा देखें। एंड हम तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनका एक वो है, 10-15 मिनट का, कभी यूट्यूब पे आप देखिएगा। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट कि इफ वी हैव क्रिएटेड गॉड तो व्हाई डू वी, हम क्यों डरे? और हम क्या कर रहे हैं? हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपनी पूजा कर रहे हैं, हम किसी और की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ये वी आर गॉड फियरिंग पीपल, नॉट गॉड लविंग। एंड ये अगर हम दिमाग में बिठा लेना, और भगवान को पूजा कर रहे हैं, एंड ये हम बड़े बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और हमारे ना, हम रिचुअल से बन गए हैं। हम लोग रिचुअल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हर चीज को। ये ऐसा करने से पहले ये करना चाहिए, XYZ करना चाहिए, फिर हम रिचुअल करेंगे। बट रिचुअल्स इज जस्ट अ हैबिट। रिचुअल्स को आप हैबिट माने या बिलीव्स माने अपने, वो एक्चुअल नहीं है। रिचुअल्स इज नॉट द ओनली थिंग। बट खैर, हम चूंकि वी आर गॉड फियरिंग नॉट गॉड गॉड लविंग, तो हम फियर ही करते रहेंगे, और वी ट्राई एंड रीच टू दैट स्टेज। मैं इतना ही कहूंगा सिर्फ। एंड ह्यूमन माइंड जो है, हम लोग का माइंड जो है, ये रिलेट करता है बहुत ज्यादा स्टोरीज के साथ। इसलिए हमारे पास, हमारे हिंदू धर्म में इतनी स्टोरी, इतनी पुराण, इतने सब कुछ है, क्योंकि हम स्टोरी एक बार समझेंगे आप तो आपको बहुत जल्दी सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद रेमेडीज की बात करते हैं, तो ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, और मैं इसको बहुत बार यूज करता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें और इसको इम्बाइब करें, इस चीज को, कि एक्सेप्टेंस इज दी ओनली रेमेडी। जो है वो है। कोई भी बड़ा काम, कुछ भी बड़ी चीज, आपकी कोई समस्या अगर है, कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, वो तब तक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि कॉन्फ्लिक्ट है। वंस यू एक्सेप्ट जो भी चीजें हैं, कोई भी आपके सामने सिचुएशन है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये सिचुएशन है। कोई भी ब्रेकअप हो गया किसी का, वो रोए जा रहा है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, अरे एक्सेप्ट कर लिया ब्रेकअप हो गया। अभी ब्रेकअप हो गया, समझ में आ गया, तो तब मैं क्या करूंगा? अब मैं बोलूंगा ब्रेकअप हो गया, अब नाउ आई हैव टू मूव अहेड। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्टेंस इज द ओनली रेमेडी। इस पे हम आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, ये सब बातें, ज्ञान की बातें होती रहेंगी। बट ऐसा ये स्पेसिफिक इसलिए जरूरी था बताना, कि हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, फिर इसके बाद ये सब बातें करने का मौका बहुत कम मिलेगा। रेमेडीज वेमेडीज में कभी डिस्कशन हुआ तो होंगी, नहीं तो हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आज थोड़ा हल्का दिन है, 26 जनवरी भी है, तो आराम भी कर सकते हैं हम लोग। कुछ क्लास के रूल्स है, प्लीज फॉलो द, हम बहुत लंबे समय तक साथ में, तो इनको फॉलो करिएगा। बी ऑन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि से आपका सबका सुधर जाएगा। क्यों सुधर जाएगा? शनि डिसिप्लिन का कारक है। डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम सब अपने शनि को ठीक करेंगे। तो बी ऑन टाइम, रिस्पेक्ट टाइम। अगर आपको चाहिए कि टाइम आपका, समय आपकी रिस्पेक्ट करे, समय आपको दे, तो आप हमेशा टाइम से आएंगे। ठीक है, मैं 11:30, ट्राई टू स्टिक एट टाइम, मतलब टाइम को स्टिक करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कभी एक आध 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो अलग है, बट 99.9% तो मेरा स्ट्राइक रेट है टाइम से शुरू करने का। 0.1% का कोई, आई वुड डोंट से, बट प्लीज बी ऑन टाइम। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अब कोई भी बोल रहा है, तो प्लीज डोंट इंटरप्ट। हम लोग टीवी डिबेट में नहीं है कि बोलने नहीं देंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ एक एक करके बोलेंगे, सबकी बात सुनेंगे। जब भी आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है किसी भी चीज में, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल कम बैक टू यू वंस आई फिनिश। वी विल नॉट मूव अहेड अनलेस दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड।
तो उसके लिए आप ये बस सोचिए कि मेरे को क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी अगर आप अपने किसी पड़ोसी के साथ डिपेंडेंट है कि वो पूछ लेगा क्वेश्चन, या एक ही आदमी पूछता क्वेश्चन तो वही पूछता रहेगा क्वेश्चन, और आपका, और मतलब देखिए कोई माइंड रीडर नहीं है यहाँ पर कि आपके मन की बात सुन ले और फिर वही वाला क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है वो भी आप पे रिलाई करो कि आप पूछेंगे क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन, अपने डाउट आपके अपने हैं, प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चंस, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो डोंट रिलाई ऑन एनीवन, किसी और पे रिलाई मत करिएगा कि कोई दूसरा करेगा या कुछ, मतलब क्वेश्चंस जो है मैटर नहीं करते। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पूछेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, और आपके लेवल ऑफ क्वेश्चन ही बताएंगे कि हाँ कितना कितना आप समझे अभी तक, ठीक है जी। तो विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन, यू कैन से स्मॉल, वील स्टार्ट द कंटेंट पार्ट। तो कंटेंट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। हम बहुत ज्यादा प्लैनेट्स और उसमें नहीं घुसेंगे चीजों में। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के बारे में क्या है, वो सब चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि आगे से हमने जो पढ़ना है वो हमें बहुत डिटेल में ही पढ़ना है, सारी चीजें डिटेल में ही आएंगी। सो तो दिस इज ग्रैंड ज्योतिष कोर्स। मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, ये हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बीच में बताया था, बट इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी वर्ड जो है, ज्योतिष का कोई ट्रांसलेशन नहीं है इंग्लिश का। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश, या ईश्वरीय ज्योति कह लीजिए, डिवाइन लाइट कह लीजिए। ज्योति का मतलब लाइट होता है, ईश्वरीय हो गया या ईश, ज्योतिष मतलब आप ईश वर्ड लगा देते तो वहां पे रिस्पेक्ट आ जाती है, ये इसका मालिक है, ज्योति का मालिक है जो। तो डिवाइन लाइट आप कह सकते हैं, डिवाइन लाइट। और डिवाइन लाइट क्यों कहा जाता है वो भी अभी हम समझेंगे कि वाई इट इज कॉल्ड डिवाइन लाइट, क्योंकि ये रास्ता दिखाने के लिए लाइट है। एक होता है ना, अगर आप ऐसा समझ लीजिए, जो आपके यहाँ पे जो हेलमेट पे एक लाइट लगी हुई है, भगवान ने दे रखी है, वो आपको रास्ता दिखा रही है कहाँ चलना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे ऊपर है। वही एसेंस है पूरा ज्योतिष का। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो है बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ज्योतिष। अब चूंकि हम अंग्रेजी ज्यादा प्रीमियम समझा जाता है, तो इसलिए हम अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं। और उसका बेसिक मतलब है एस्टर प्लस लॉजिक। एस्टर प्लस लॉजिक की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली है स्टार्स। एस्टर का मतलब स्टार हो गया, और उसके पीछे लॉजिक हो गया, या फिर लॉजी हो गया, उसकी स्टडी ऑफ स्टार्स कह लीजिए, लॉजिक ऑफ स्टार्स कह लीजिए, कोई भी चीज हो हम बोल सकते हैं, तो वो चीज है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है, ज्योतिष के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है हमारा, ज्योतिष किस पे बेस्ड है? ज्योतिष बेस्ड है, हमारा ये मानना है कि आप जब भी, मतलब अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दैट डे एंड एट दैट आवर when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual karma is, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम उस पर बिलीव करते हैं कि आप उस दिन और उस समय पैदा होते हैं, उस जगह पर पैदा होते हैं जहां पर आपको पिछले जन्मों का कुछ, जो भी आपके जो पार्ट ऑफ लार्जर कर्म है, उसके जो कर्म का जो फल मिलना है वो आपको मिलने वाला है इस टाइम पर, तब उस समय पर पैदा होंगे। तो ये जो चीज है, ये योगानंद, परमहंस योगानंद की बुक में है, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उससे ली गई है लाइन। यहाँ पर आप उस समय पैदा होते हैं। अब ये चीज जो है, अ, ये एस्ट्रोलॉजी जो वेस्टर्न अगर हम बात करें तो वहां पर तो लागू ही नहीं होती। अब्राहमिक रिलीजन जितने भी हैं वो बिलीव ही नहीं करते रीबर्थ पे। वो तो ये कहते हैं आत्मा है, आत्मा पे मानते कि सोल है। अब सोल मर गई, अब सोल चली गई, बीच में कहीं पर है, और उसका हिसाब होगा। कब होगा? जब भी वो द जजमेंट डे, या फिर आप कह लीजिए कयामत का दिन होगा, उस टाइम पे हिसाब होगा। तो दे डोंट बिलीव इन रीबर्थ। हिंदुओं में वी बिलीव इन रीबर्थ। वी से कि यस, जो जो आत्मा है वो दोबारा से रीबर्थ लेगी। कब लेगी? जब उसका सही टाइम आएगा। सही टाइम क्या? जब वो जो भी मैथमेटिकल, जब स्टार्स की पोजीशन ऐसी होगी कि उसको लाइफ का जो, लाइफ में जो जो भोगना है, अच्छा बुरा जैसा भी है, इस इन कोरस्पॉन्डेंस विद योर पास्ट लाइफ कर्म, उसके बेसिस पे ही आप उसी समय पे जन्म लेंगे। तो वो इसलिए हम, ये ज्योतिष का बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है पूरा सन बेस्ड है, हमारा पूरा एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है।
मतलब ज्योतिष जो है हम पूरा मून बेस्ड है। ज्योतिष में कुछ मून का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मून का ज्योतिष में सभी कुछ मून है। मतलब मून, आप जिस जिस राशि में पैदा हुए हैं, उस समय मून कौन सी राशि में था, वही राशि आपकी बन जाती है। मून कौन से नक्षत्र में था, वही नक्षत्र आपका नक्षत्र बन जाता है। कि और उस नक्षत्र का जो स्वामी है, अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे नक्षत्र का स्वामी क्या होता है, क्या नक्षत्र होता है। तो वो नक्षत्र का स्वामी जो उसी प्लैनेट से आपकी दशा शुरू होती है। जो आपकी जो जिस दशा में आप पैदा होते हैं, वो नक्षत्र का जो स्वामी उसी दशा, तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर मून साइकिल। सब कुछ मून के ऊपर डिपेंडेंट है, ज्योतिष इज बेस्ड ऑन मून। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन, ज्योतिष जो है हमारा मून पे बेस्ड है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ट्रांजिट्स ज्यादा देखता है। ट्रांजिट मतलब अभी जो करंट स्टेट ऑफ प्लैनेट्स है उनको देखता है, और हम जो देखते हैं हम दशाओं को देखते हैं, हम दशा फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ दशा सिस्टम है, मून बेस्ड जो दशाएं हैं वो दशा सिस्टम हम फॉलो करते हैं। दशा मतलब पीरियड होता है, हर एक का कोई ना कोई पीरियड चल रहा होता है, हर एक की किसी ना किसी प्लैनेट की, तो वो दशा होती है। अब हम इसमें देखें तो ये कहाँ से है। अच्छा, अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर मैं आपसे पूछूं शास्त्र क्या है, व्हाट इज शास्त्र, तो आप बोलेंगे कि शास्त्र कोई शास्त्रों में लिखा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि शास्त्रों में लिखा हो। नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई भी बोले कि शास्त्रों में लिखा है, तो उसे पलट के दोबारा आपने क्वेश्चन पूछना कौन से शास्त्र में लिखा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे मालूम ही नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है। शास्त्रों को उन्होंने बनने जेनरिक नाम। शास्त्र का बेसिक मतलब होता है स्टडी ऑफ एनीथिंग। अभी उसको जेनरिक नेम दे दिया है एज एन एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, सारी पुरानी किताबों का नाम दे दिया शास्त्रों में लिखा है। अब शास्त्रों में लिखा है, उससे पूछो कि शास्त्रों में लिखा है तो कौन से शास्त्र में, बोले भाई वेदों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। वेद उपनिषद, अब आप पूछेंगे आपको वेद में क्या फर्क है, उपनिषद क्या है, इनके बारे में कुछ आइडिया होगा कि कौन से वेद क्या किस में लिखा, आपको आइडिया ही कोई नहीं, किसी को पता ही कुछ नहीं है क्या वेद कौन से उपनिषद किसे बोलते हैं उपनिषद क्या होता है वेद। खैर, ये शास्त्र जो है जेनरिक है। अगर जैसे अर्थशास्त्र हुआ, रसायन शास्त्र हुआ, तो अर्थशास्त्र इज इकोनॉमिक्स, कि ये उसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ मनी। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री का जो केमिकल्स है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं रसायन शास्त्र। तो ऐसे ही शास्त्र है, तो वही शास्त्रों में लिखा है, वो शास्त्र उससे आ गए। अब जो वेद और उपनिषद की अगर हम बात करते हैं, तो अब इसमें अगर हम देखें ज्योतिष की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया ज्योतिष। अब आप लोगों ने वैदिक ज्योतिष बहुत नाम सुना होगा, सब जगह वैदिक ज्योतिष वैदिक ज्योतिष। अब वैदिक ज्योतिष, वेदों में कोई ज्योतिष नहीं है। वेदों के अंदर कोई ज्योतिष नहीं सिखाई गई, कहीं पर नहीं सिखाई गई। वेदों में ज्योतिष का शुरू कहाँ से हुई। महाभारत आप सभी ने देखी हो। महाभारत में जो सत्यवती के जो फर्स्ट हस्बैंड थे, जो सत्यवती थी, जो भीष्म की जो फॉस्टर मदर थी, जो जिन्होंने जिनके सामने भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नहीं कोई शादी नहीं करूंगा आजीवन, तो वो ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, तो वो जो थी शांतनु की वाइफ जिनको हम बोलते हैं, उनका फर्स्ट हस्बैंड थे ऋषि पराशर। तो ऋषि पराशर के पुत्र थे वेदव्यास। तो वेदव्यास और ऋषि पराशर, तो ऋषि पराशर के टाइम पर ये उनके एक ज्योतिष, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था ज्योतिष का, जिसके कुछ श्लोक जो है अभी हमारे जो टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योतिष बोलते हैं, जिसको हम ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योतिष या सही ज्ञान जिसको बोले ज्योतिष का, जो जहां से सब कुछ अभी निकला है, वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। तो वो ऋषि पराशर से आई, तो पराशर के नाम से पराशरी ज्योतिष हुई। फिर ऋषि जैमिनी थे उसी समय, तो उनकी जैमिनी ज्योतिष आई। महाभारत के टाइम पर ऋषि जैमिनी थे। अगर आपने महाभारत में देखा हो तो दुर्योधन के होने के समय उन्होंने धृतराष्ट्र को मना किया था। अभी नई वाली जो महाभारत आई थी उसमें था कि भाई इसको मत होने दो पैदा, बड़ा ही खराब वो है, बट वो फिर भी नहीं माने, तो हुआ। तो उन्होंने वो ज्योतिष में सब दो जैमिनी ज्योतिष थे, तो जैमिनी ऋषि के हिसाब से जैमिनी ज्योतिष। फिर उनके कई कई वर्जन हुए आगे, भृगु संहिता और वो सब चीजें भी हैं, वो भी चीजें हुई। तो वो ज्योतिष जो है, अगर हम ज्ञान को देखें, हमारी नॉलेज बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत नॉलेज का कोई कमी नहीं हमारे पास। और ये अगर हम नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जो एंशियंट नॉलेज है, जो आज से 5000 6000 साल पहले की जो नॉलेज है, वो दो तरीके से फॉलो हुई नीचे। एक, उसको हम दो तरीके से बांट दिया उसको, एक है श्रुति, एक है स्मृति।
अब श्रुति जो थी, श्रुति का मतलब हो गया कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा में है, उस टाइम पे लिखते नहीं थे लोग ज़्यादा, याद करते थे। गुरु ने बताया, बच्चे ने याद कर लिया और वही उस ब जब बच्चा गुरु बना तो उसने आगे वो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलती गई। और ये बहुत पुराना पीरियड है, 1500 बीसी से 6600 बीसी, लगभग आज से 5000 साल पहले इसको डेट किया जाता है। और ऋग्वेद, उसमें फिर हमारे वेद आते हैं, 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद अगर आप ये रिकॉर्डेड है वर्ल्ड ओवर, सबसे पुरानी बुक है। वर्ल्ड की सबसे पहली बुक कोई अगर लिखी गई है, या जो ओल्डेस्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट अगर हम कहेंगे कोई भी किसी भी चीज़ का, तो वो ऋग्वेद है। ये दिस हैज़ बीन सर्टिफाइड एंड अब हमें क्या, हमें प्रॉब्लम क्या है, हम अपने बारे में, हम खुद अपनी इंडियन हिस्ट्री को इंडियन लोगों से नहीं समझते हैं, अनलेस इट इज़ वैलिडेटेड बाय सम अमेरिकन और इंग्लैंड और सम फॉरेन, कहीं से वो स्टैंप नहीं लगता, हमें नहीं समझ में आता। तो हम खैर ये दुर्भाग्य है हमारा। बट ये 4 वेद हैं, चारों वेद पुराने हैं। अब ये ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन सब में कहीं पर भी कोई हम वो नहीं बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी है, बट हाँ, इसमें क्या था, ये ऋग्वेद, री वर्ड जो है, ये री वर्ड आया, री का मतलब, या री वर्ड आया रित से। रित, रित कहते हैं नेचर को। रित इज बेसिकली नेचर, जो हमारे सामने नेचर है। और रित के कुछ नियम है। नियम मतलब रित की कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल्स है? बहुत हजारों साल जीते हुए लोगों ने देखा कि भाई सूरज जो है, रोज हमारा सुबह होती है, रोज रात होती है, एक टाइम पे निकलता है, एक टाइम पे डूबता है, कभी नहीं फेल होता। कभी नहीं ऐसा होता कि वो ना निकले अगले दिन सुबह, रात के बाद सुबह ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कभी। ऐसा होता ही हमेशा क्यों होता है, ऐसा क्या है? तो वो जो नियम थे, जो कुदरत के नियम है, जो निसर्ग के नियम है, जो ऋत के नियम है, उन ऋत के नियमों के हिसाब से उन लोगों ने अपनी लाइफ को ढाला कि हम भी ऐसे ही डिसिप्लिनरी उसमें चलें, इनके हिसाब से चलें, कैसे चलना है। तो वो कुछ नियम और कर्म बने उस तरीके से चलना है। उनका डेफिनेशन एक तरीके से समझ लीजिए, बहुत सारी किताबों में अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ दिया गया। ऋग्वेद वाज़ आल्सो वन ऑफ दैम। तो ऋग्वेद में ये इनिशियली, इसलिए ये वेद और इसलिए ये चीज़ें बनी। इसके बाद वेदों को 4 हिस्सों में बाँटा जाता है। पहला वो जो हिस्सा है उनको हम बोलते हैं मंत्र या संहिता। उसके बाद फिर आता है ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण, फिर उसके बाद अरण्यक और फिर उसके बाद उपनिषद। उपनिषद जो है वो वेदों का आखिरी पार्ट जो है उसका ज्ञान है, जो कि उपनिषद के रूप में कहा गया। और उपनिषद का बेसिकली मतलब यही है कि आप, जब गुरु ऊपर बैठ के बता रहा है, नीचे बैठ के शिष्य सीख रहा है, तो इसका उपनिषद का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बेसिकली ये मतलब निकलता है इसका कि आप ऊपर बैठ के नीचे नीचे बैठ के रिसीव किया हुआ ज्ञान, ये उपनिषद है। तो उपनिषद में, इसी में आपका भगवत गीता भी उपनिषद में आती है, ब्रह्म सूत्र वगैरह बहुत सारे और किताबें हैं जो कि उपनिषद में ही आते हैं, उसी में कवर होते हैं उपनिषद के अंदर। ये उपनिषद हमारे वेदों के लास्ट वाला पार्ट है। अब तो ये तो हो गया श्रुति वाला ज्ञान, फिर है स्मृति वाला ज्ञान। स्मृति मतलब जो रिटन टेक्स्ट, जो लिखा गया है। अब ये लिखा क्या गया है, ये स्मृति मतलब याद करके, या स्टोरी, या मैंने मन से बनाया, वो वाला स्मृति हो गया, ठीक है? तो ये मेरे को याद था, ये मैंने ऐसे लिखा। तो आपको याद होगा वेद व्यास ने महाभारत लिखी, उन्होंने बोला, गणेश जी को लेकर आए थे, गणेश जी ने लिखना शुरू किया था। तो गणेश जी लिख रहे थे और वेद व्यास बोल रहे थे। ये यहाँ पर, और अगर आप कभी बद्रीनाथ जाएँगे तो बद्रीनाथ से कुछ दूर पे एक माना करके गाँव है, वहाँ पर महाभारत की एक ऐसे एक रॉक है जिसमें कि ऐसे बना हुआ है पूरे, उसको बोलते हैं ये पोथी या महाभारत थी जो लिखी गई थी, जो वेद व्यास ने वहाँ पे लिखी थी गणेश जी ने। तो वो अभी भी मंदिर है जिसमें बोलते हैं कि 5000 साल पुराना मंदिर है और ये है। तो उस जगह पे लिखी गई। तो ये महाभारत हो गई, रामायण हो गए, जितने पुराण हैं, जो भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, शैविज़्म, वैष्णविज़्म, जितने भी ये सब चीज़ें शुरू हुई, ये हमारे एपिक पीरियड की हम बात करें, उस समय पे शुरू हुई, 600 बीसी से 200 एडी के बीच में। फिर उसके बाद आया सूत्र पीरियड। सूत्र मतलब बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा ज्ञान था, इतने सारा फैला पड़ा था पूरा, तो उसको कंसाइज़ करने के लिए, इसको आगे कैसे लेके जाएँगे, इसको समेटने के लिए सूत्र लिखे गए। सूत्र मतलब एक सूत्र के अंदर पूरी किताब आ जाए, ऐसे सूत्र, पूरा ज्ञान बस जाए। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अब अहम ब्रह्मास्मि पे कोई लेक्चर देना शुरू करेगा, कोई भी ज्ञानी आदमी, तो वो पूरा 3 घंटे, 10 घंटे पूरा किताब लिख सकता है अहम ब्रह्मास्मि पे। इतना ज्ञान है, उसे एक सूत्र के अंदर इतनी पावर है। तो वो सूत्र लिखे गए, सूत्र में आते हैं 6 दर्शन। 6 दर्शन मतलब इसको दर्शन है,
जो हमारी फिलॉसफी हम कह सकते हैं, हिंदू फिलॉसफी, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत दर्शन है। ये कभी कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। किसी कोई भी हिंदू फिलॉसफी की बुक आप ऑर्डर कर लीजिए, उसपे आप जस्ट गो थ्रू ऑल दीज़ दर्शन, ये सब इंडियन हिंदू फिलॉसफी के बारे में। तो ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हम भी इन दर्शनों में स्पेशली सांख्य दर्शन पे बीच-बीच में आते जाएँगे, जब हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, और लास्ट में मैं आपको इनके बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊँगा इन दर्शन के बारे में, जब हम मोक्ष और कर्म और वो वाला टॉपिक करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये बेसिक एक हिस्ट्री है, हमारे नॉलेज कहाँ से, मतलब जो ज्ञान हमारा है उसकी स्मॉल हिस्ट्री। और ज्योतिष को जो है, ज्योतिष की अगर हम हिस्ट्री बोले तो वेदों के 6 अंग बोले जाते हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त। और जो और एक ज्योतिष है। ज्योतिष या ज्योतिष में हम एस्ट्रोनॉमी भी जोड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जोड़ते हैं। दोनों चीज़ों का मिला-जुला जो है वो ज्योतिष है। ज्योतिष को हम जो कहते हैं, वेदों की आँखें हैं। आँखों का काम क्या होता है? आँखों का काम होता है देखना। देखेंगे कैसे? जब हम देखेंगे, देखना मतलब टू विजुअलाइज़, टू सी। तो वो हमारा देखना ही है। ज्योतिष हमें दिखाता है हमारी लाइफ के बारे में पूरा रास्ता, क्या करना है। और ये बेसिकली जो 6 अंग को पढ़ा जाता है, भी जिससे पहले हम वेद पढ़े, तो इन अंगों को जानना ज़रूरी है। वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता जब तक उनको ये सब चीज़ें नहीं आती। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर जिसको शिक्षा हो, शिक्षित होना चाहिए, व्याकरण आनी चाहिए, छंद आने चाहिए, रिचुअल्स आने चाहिए, कल्प मतलब रिचुअल्स आने चाहिए, और एटिमोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ज्योतिष की मतलब क्या, निरुक्त का मतलब, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी वो पढ़ सकता है वेद। तो ये ऐसा माना जाता था। आचार्य वही होता है जिसको सारे ये उपनिषद, वेद, पुराण, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उनको आती है, तभी इनको आचार्य की पद्धति मिलती थी। ये आते हैं उनको पूरे अच्छे से, कंठस्थ है लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें कंठस्थ हैं। वेद भी कंठस्थ हैं, और बहुत सारे पुराण वगैरह भी कंठस्थ हैं। तो उनकी बात नहीं कर रहा जो टीवी पे आके वो करते हैं, बट एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आश्रमों में, बहुत सारे ऐसी जगहों पे इन नॉलेज को नॉलेज वाले लोग हैं। अब ज्योतिष के 3 स्कंद कह लीजिए, 3 पार्ट कह लीजिए। एक पार्ट है गणित, गणित स्कंद जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली कैलकुलेशंस है। गणित मतलब कैलकुलेशन, मैथ्स आ गई यहाँ पर। फिर दूसरा स्कंद है संहिता स्कंद, जो कि बेसिकली जो अ, जेनरिक जो सेलेस्टियल, क्या ग्रहण कब आएगा, कब कैसा वेदर होगा, कैसा इकोनॉमिक साइकिल, क्या कब अर्थक्वेक आ सकते हैं, इन जेनरिक मंडेन जो प्रेडिक्शन वाला पार्ट होता है, ये उस स्कंद में, उस संहिता स्कंद बोलते हैं उसको। तीसरा है होरा स्कंद। होरा स्कंद मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ हॉरोस्कोप, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की स्टडी। ये 3 स्कंद बोले जाते हैं, ज्योतिष के 3 पार्ट हैं: गणित, संहिता और होरा। होरा से हॉरोस्कोप निकला। होरा मतलब एन आवर। होरा का बेसिक मतलब होता है 1 घंटा, 1 आवर। तो वो होरा इज़ 1 आवर, और उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ हॉरोस्कोप है होरा स्कंद। अब 6 अंग हैं ज्योतिष के। ज्योतिष में अभी तक तो हमने वेदों के अंग में देखा ज्योतिष कहाँ पर आता है। अब ज्योतिष के क्या अंग हैं? ज्योतिष के अंग है गोल, गणित, जातक, प्रश्न, मुहूर्त और निमित्त। ये 6 अंग हैं। तो ये बेसिकली गोल का मतलब जो है, या गोला का मतलब जो है, वो है बेसिकली स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी कह लीजिए आप, या जो ऑब्जर्वेशंस हमारी होती हैं, वो हो गया। गणित मतलब जो कैलकुलेशंस है हमारे, हम कैलकुलेशंस करेंगे। जातक मतलब जो बर्थ या नेटल एस्ट्रोलॉजी है, जो जन्म के साथ हम किसी के एस्ट्रोलॉजी बनाते हैं। प्रश्न का मतलब हो गया जो हम क्वेश्चन पूछ के, किसी ने क्वेश्चन पूछा और हमने करंट प्लैनेटरी स्टेटस देखा और उसका आंसर कर दिया, तो वो प्रश्न ज्योतिष होता है। वो प्रश्न ज्योतिष भी हम, वो तो खैर आगे सब्जेक्ट में है ही है, टॉपिक में। फिर है मुहूर्त, कौन सा सही टाइम, शुभ टाइम कौन सा है किसी भी चीज़ को शुरू करने का या खत्म करने का। कोई भी काम शुरू करना है या खत्म करना है, उसका शुभ समय क्या है। फिर है निमित्त, मतलब कोई भी ओमेन, कुछ भी हुआ, अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, कुछ कहीं बाढ़ आ गई तो उसका, उस ओमेन्स का मतलब जो कुछ साइन्स आते हैं नेचर के, उन साइन्स को पढ़ना, वो निमित्त है। तो उनके उनके भी बहुत सारे चीज़ें कही जाती हैं। आज की डेट में ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो आजकल होता ही नहीं है। ये 6 अंग हैं ज्योतिष के। ज्योतिष खुद एक 8वां मतलब अंग है वेदों का। वेदांग बोला जाता है, तो वेद एक अंग है, आँखें हैं, आँखों को बोलता है, वेदों की आँखें बोला जाता है ज्योतिष को।
वेदांग में अगर हम देखेंगे तो ये हो गया। अब ज्योतिष होती कितने तरीके की है और कितने स्टाइल हैं ज्योतिष के। तो पराशरी ज्योतिष की अगर हम बात करें, पराशरी ज्योतिष जो है ये हम जो पढ़ेंगे पराशरी ज्योतिष महर्षि पराशर की है। बृहत पराशर, होरा शास्त्र, सरवली, जातक परिजात, फल दीपिका, ये सारी की सारी किताबें जो हैं, ये सब किताबों से मिक्सचर होके ये पराशरी ज्योतिष की ही बात करते हैं। बृहत जातक, बृहत संहिता। अब ये किसने, बृहत जातक और बृहत संहिता जो थी, ये 2 किताबें हैं, ये जो वराहमिहिर, वराहमिहिर कह लीजिए, वराहमिहिर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। वराहमिहिर कौन थे? किसी को है आइडिया वराहमिहिर कौन थे? हू इज़ वराहमिहिर? वराहमिहिर वाज़ अपने उनका नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का नाम सुना है? विक्रमादित्य का नाम, चंद्रगुप्त के फादर विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, जिनके नाम पर कैलेंडर चलता विक्रम संवत। नेपाल में अभी भी विक्रम संवत ही चलता है, इंग्लिश कैलेंडर नहीं चलता। तो विक्रम संवत जो कैलेंडर चलता था वो विक्रमादित्य था, उनके चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वीरामीर। और बहुत प्रोफाउंड इनकी कैलकुलेशन वगैरह बहुत काफी नाम था इनका। ये उन्होंने बहुत किताबें वगैरह लिखी हैं, कुछ जो है उसमें से 2 किताबें, बृहत जातक, बृहत संहिता। इनका ये ज्योतिष का ज्ञान है, पराशरी ज्योतिष में ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद एक होता है नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष जो हम पढ़ेंगे, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वो अलग है, ये नाड़ी ज्योतिष बिल्कुल अलग है। ये नाड़ी ज्योतिष में हम पढ़ते हैं भृगु भृगु नाड़ी, अलग अलग नाड़ियां, और इनके 4 खंड है, पार्ट है भाव, योग, कर्म, शांति। ये अलग अलग नाड़ी, ये हम नाड़ी ज्योतिष नहीं पढ़ेंगे। और ये नाड़ी ज्योतिष आपने देखा होगा जो एकदम पाम लीव्स में लिखी रहती है, उसमें भी नाड़ी भी 2 तरीके का, जीव नाड़ी या जीव नाड़ी। तो जो पाम लीव्स में लिखी रहती है प्रिडिक्शन, जो अब बहुत सारे साउथ इंडियन वाले लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, दैट इज वन काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो एस्ट्रोलॉजी जो बदलती रहती है, वो कहते हैं पाम लीव्स में जो लिखा हुआ वो भी बदलता रहेगा सामने वाले के हिसाब से। एंड वो आपका थंब इंप्रेशन से देख के आपको एस्टैब्लिश करते हैं आपका नाम क्या है, कहाँ से, आपके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो दैट इज वन पार्ट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। हम लोग जो पढ़ेंगे वो नाड़ी, वो केपी स्टाइल वाला जो नाड़ी है वो पढ़ेंगे, जिसमें कि प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉट की तरीके से पढ़ा जाता है। उसमें नाड़ी ज्योतिष में ये भृगुनंदी नाड़ी और भृगुनंदी नाड़ी के कुछ प्रिंसिपल्स हम जरूर पढ़ेंगे इसमें। फिर है महर्षि जैमिनी की बनाई हुई जैमिनी ज्योतिष, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम पराशरी में कैसे यूज करना उनको भी पढ़ेंगे। तांत्रिक, फिर तांत्रिक ज्योतिष है, ताजिक ज्योतिष है, ये भी है। अरेबिक एस्ट्रोलॉजी, वर्षफल, ये सब भी पार्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हैं। टेक्नोलॉजी के आने से और सॉफ्टवेयर बन जाने से बहुत सारे नए नए फॉर्म्स भी डेवलप हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो ये, और ये डेवलपमेंट चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, होती रहेगी आगे भी। आज से 30-40 साल पहले कोई नहीं जानता था केपी एस्ट्रोलॉजी को। केपी एस्ट्रोलॉजी अभी 30 साल आप कह लीजिए पुरानी चीज है, जो शुरू हुई है अभी। मतलब लोगों ने, कृष्णमूर्ति ने शुरू करी, और फिर वो बाकी बहुत सारे लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया, अलग अलग तरीके से समझा। ये फिर उसके बाद ये नाड़ी ज्योतिष आ गई, यहाँ पे प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉट जो हम ये पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत एक्यूरेसी है प्रेडिक्शन की। और ये भी कुछ लोग कहते हैं केपी ज्योतिष भी बहुत एक्यूरेट है, जो इसको केपी आता है। और केपी ज्योतिष जो है, प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉट, ये भी वही सेम प्रिंसिपल है, बट इसका प्रिडिक्शन करने का तरीका थोड़ा अलग है। नाड़ी ज्योतिष का प्रिडिक्शन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम आते हैं, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी शुरू कर लेते हैं, ठीक है? अभी आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बोरियत हो रही तो मतलब कुछ यू कैन ऑलवेज से, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ी क्या एस्ट्रोनॉमी समझते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है कि कुछ होमवर्क ले लो आप लोग भी, थोड़ा सा पढ़ लो कैसे होता है कि ये तो अभी आपने राशियां देखी है सबने, ठीक है? आपको मालूम है राशियां 12 सनसाइन का नाम सबको मालूम है क्या है? 12 सनसाइन मालूम है सबको, कौन कौन से होते हैं? राशियां जो है, राशियों का अगर मैं आपसे पूछूं, ये कहाँ होती हैं? किधर है राशि? मतलब राशि किधर, हम क्या बोल रहे हैं, किधर राशि है, कहाँ पर है? मेरे को तो पहले यही नहीं समझ में आता था कि राशियां हैं, कहाँ है भाई राशि, किधर है? मतलब आप आसमान में देखते हो कोई राशि नजर आती है? आप किधर है राशि? व्हाट इज दिस राशि, क्या होता क्या राशि? अभी
हम सब जोडियाक साइन पढ़ते आ रहे हैं, होती क्या है, जोडियाक साइन किधर है, क्या चीज है? पर ऐसे बचपन में देखा था कि वो ध्रुव तारा होता है तो उससे वो कनेक्ट करके सेलेस्टियल ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्टार्स के बनते हैं। चलो वो कॉन्स्टेलेशंस, कुछ कॉन्स्टेलेशंस आपने देखे उसको बोल। देखिए हमारा यूनिवर्स जो है ना, हमने उसको कन्वीनियंटली एक समझ लिया कि सर्कुलर शेप में है। ठीक है, आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन उसका यूनिवर्स का कि प्लैनेट जो है सब सन के चक्कर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो वो सर्कुलर बना दिया। तो सर्कल जब हमने देखा तो सर्कल कितने डिग्रीज का होता है? सर्कल कितना, सर्कल का डिग्री होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का सर्कल होता है। उस सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया 12 राशियों से, कि 12 अलग अलग कॉन्स्टलेशन, बड़े बड़े अजीब अलग अलग तरीके से दिखाई दिया हमें, ग्रुप ऑफ स्टार्स कह लीजिए, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई दिया हमें। और वो ग्रुप ऑफ स्टार्स बड़े इंटरेस्टिंग है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है किसी ना किसी आकृति के बेसिस पे दिखाई दी। अब उस समय, उस जमाने में आकृति कौन सी होती थी, जो शेप्स होती थी, या तो किसी जानवर की होती थी या किसी ह्यूमन बींग की होती थी। तो आप देखेंगे 2-3 राशियां छोड़ दीजिए, सारे के सारे जानवरों पे बेस्ड है। सारी राशियों के साइन जो है वो जानवर पे ही। कहीं पे आप मतलब एक सजिटेरियस, सजिटेरियस आधा, वो आधा जानवर है, आधा घोड़ा, आधा इंसान है। बाकी और अगर आप देखेंगे तो आपको सारी राशियों में आपको या तो मछली नजर आएगी, या लोग नजर, चेहरे नजर आएंगे इंसान के, या फिर कोई ना कोई जानवर नजर आए। तो ये मतलब बड़ा इजी एक मतलब ये, क्योंकि वैसी शेप दिखाई दी उनको। ये उस जमाने की लोगों की आंखें थी, और उस जमाने के लोगों के कोई भी कह लीजिए किस आपकी आंखों से देखते थे, आज तो हमें आसमान ही नहीं दिखाई देता। मतलब इतना पोल्यूशन है कि हम देख ही नहीं रहा, दिल्ली एनसीआर तो भूल जाइए, यहाँ पे कुछ दिखाई देगा तो बाकी और क्लियर स्काई दिखता ही नहीं है, और दिख भी जाए तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्योंकि वी डोंट इवन लुक एट स्काई। तो ये अब 12 हिस्सों में बांट दिया गया, राशियों को बांटा गया, ये यूनिवर्स को 12 हिस्सों में बांट दिया। किन 12 हिस्सों से बांटा? पहला जो साइन दिखा वो भेड़ ऐसी शेप का दिखा, पहला ना भेड़ का सर। तो भेड़ का सर जो राम बोला जाता है उसको, तो उसका नाम दिया गया एरीज, इंग्लिश में एरीज, हिंदी में मेष। आपको क्या करना है, ये 12 के 12 राशियों के नाम, इनके आगे एक एक नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा नंबर याद होना चाहिए। नंबर कौन सी राशि को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो याद होना चाहिए। मतलब 3 नंबर लिखा मतलब जेमिनी लिखा है, क्योंकि राशियां कहीं नहीं लिखी होंगी, हॉरोस्कोप में राशियां नहीं लिखी होती, नंबर लिखे होते हैं। वो जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियां हैं। ठीक है, तो नंबर आपको याद करने हैं। तो भेड़ ऐसी शेप शेप दिखाई दी, तो उसको मेष राशि बोल दिया गया, एरीज बोल दिया गया। तो आपको इंग्लिश में याद करना है, हिंदी में याद करना है, दोनों में याद करना है, दोनों में याद कर लिए। रट्टा मारना है, रट्टा मारिए, याद वैसी हो जाएंगी क्योंकि इतनी बार पढ़ेंगे हम लोग। पर फिर भी इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और ये नंबर याद होने चाहिए। मतलब अगर आपने कहीं 8 नंबर देखा तो आपको समझ आना चाहिए स्कॉर्पियो लिखा है, 11 नंबर देखा समझ में आना चाहिए एक्वेरियस है या कुंभ राशि है। तो कौन सी राशि? एरीज मतलब मेष राशि, टॉरस मतलब वृष राशि, वृषभ राशि, जो भी हम बोले, ये इसका सिंबल है हमारा भेड़। जेमिनाई मतलब दो यहाँ पर फेसेस हैं, जेमिनाई, तो जेमिनाई दो फेसेस वाली नौकरी है, वो ये है राशि है। जेमिनाई का बेसिक मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं जेमिनाई को? मिथुन राशि। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हिंदी के नाम भी आपको याद होने चाहिए। लोग जनरली बात करेंगे आपसे, हिंदी में ही बात करेंगे, ये राशि है। ठीक है, जेमिनाई के बाद आता है कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क राशि। फिर आता है लियो, वो केकड़ा टाइप का दिखाई दिया तो कर्क राशि बना दिया। सिंह दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया तो लियो बना दिया, लियो मतलब सिंह, सिंह राशि, सिंह राशि भी सिंह हो गई। फिर उसके बाद एक कन्या की शेप दिखाई दी, बड़ी सुंदर सी, कैसा लगा कि बड़ी एकदम मतलब वर्जिन टाइप की लेडी, गर्ल, वर्जिन गर्ल, वो हमने उसको वर्गो बना दिया, या फिर उसका कन्या राशि बना दिया। फिर उसके बाद आगे तुला राशि, तो तराजू जैसी शेप दिखाई दी तो तुला राशि बन गई। लिब्रा उसको हम बोलते हैं, 7वां नंबर लिब्रा आ गया। 8th नंबर स्कॉर्पियो, बिच्छू जैसा दिखा तो स्कॉर्पियो बन गया। और ये हिंदी में बोलते हैं स्कॉर्पियो को वृश्चिक राशि। कंफ्यूज मत होइएगा, टॉरस इज वृषभ, स्कॉर्पियो इज वृश्चिक। 9 नंबर साजिटेरियस है, धनु राशि, 9th डिवीजन जो है धनु राशि हो गया। 10 नंबर जो है वो हमारा
एक मगरमच्छ टाइप का दिखाई दिया, थोड़ा मगरमच्छ स्टाइल का, तो वो मकर राशि हो गया, कैप्रिकॉर्न। और 11 जो है वो ऐसा दिखाई दिया कि कलश से पानी गिर रहा है, तो वो कुंभ राशि हो गया, उसको कुंभ राशि एक्वेरियस बोलते हैं। और 12वां 2 मछली का साइन है, विच इज स्पाइसेस। इन साइंस के हिसाब से भी बहुत सारी लोग राशियों के नेचर के बारे में बात करते हैं। हर राशि का क्या नेचर है, कैसे, वो तो हम पढ़ेंगे। बट ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ये ऑर्डर पूरा ढंग से एकदम बिल्कुल प्रॉपर याद करना, चाहे आपको इसको आप नंबर लिख के, ये नंबर आपको कहीं दिखाई दे, एकदम इमीडिएटली पता होना चाहिए क्या कौन सी राशि है। दूसरा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये हमारे हो गए प्लैनेट्स। ठीक है, इसमें राहु केतु कहीं नहीं है, क्योंकि राहु केतु प्लैनेट नहीं है, फिर भी हम उन्हें प्लैनेट मानते हैं। मून भी यहाँ पर कहीं नहीं है, मून भी प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट है अर्थ का, फिर भी हम उसको प्लैनेट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आते, बट फिर भी हम उन्हें प्लैनेट मानते हैं। और जो 3 प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम अपनी टीम में नहीं रखते, उनको हम नहीं खिलाते। पराशरी वालों ने मना कर दिया, इनको नहीं खिलाना हमने। वो है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इनको हम दूर रखते हैं, इनको हम कहते हैं कि नहीं, इनको हम नहीं लाएंगे अपने साथ। बट फिर भी इनका असर होता है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में कि क्या असर होता है, इनका क्या इम्पैक्ट आता है। अब मरकरी और वीनस, ये आते हैं हमारे अर्थ और सन के बीच में। मरकरी, वीनस अर्थ और सन के बीच में आएंगे, तो इनको बोला जाता है इंटीरियर प्लैनेट या इंफीरियर प्लैनेट। बताइए, अर्थ और सन के बीच में आते हैं, तो इनका मोशन क्या होता है, बड़ा फास्ट टाइप का होता है। मरकरी सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है। वीनस भी कम टाइम लेता है अर्थ से सन का चक्कर काटने में। भाई कैसे डिसाइड किया कि कौन सा प्लैनेट कब आएगा? भाई ये सन के बाद मरकरी ही क्यों आएगा? कभी सोचा आप लोगों ने? सन के बाद मरकरी क्यों आएगा, कैसे? ये डिसाइड, ऑर्डर जो डिसाइड हुआ प्लैनेट्स का, वो इसलिए डिसाइड हुआ कि जो सबसे फास्टेस्ट जो सन का चक्कर काट के आएगा वो सबसे पहले। तो मरकरी ने फास्टेस्ट चक्कर काटा सन का, तो सबसे पहले है। फिर उसके बाद वीनस का नंबर ऑफ डेज का साइकिल है, फिर अर्थ का है, फिर मार्स का है, फिर जुपिटर का है, फिर सैटर्न का है। तो सैटर्न क्या हुआ, लास्ट प्लैनेट हो गया, सबसे स्लो प्लैनेट हो गया। कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है प्लैनेट्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें प्लैनेट्स का बहुत अच्छा वो बताया जाता है। और आप लोगों की हैरानी होगी जान के, हम जुपिटर को बहुत अच्छा मानते हैं प्लैनेट। जुपिटर इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड प्लैनेट, बड़ी वाइज, सब अच्छे प्लैनेटों में माना जाता है जुपिटर को। क्यों? उसका एक एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जिसका कोई ज्योतिष से लेना देना नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है। वो भी एक हो सकता है, इसलिए उसको बड़ा बेनिफिशियल मानते हो, क्योंकि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल जो है, उसने बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, और जुपिटर के आसपास बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, और वो उनका घेरा है जुपिटर के आसपास। सैटर्न के आसपास तो रिंग्स है, जुपिटर के आसपास वैसे ही बहुत बड़ा घेरा है। तो जुपिटर ने जितने भी एस्ट्रॉइड जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, जो सन की तरफ जा रहे हैं, उनको अपने पास ही रोक, जिसकी वजह से अर्थ बची हुई है। नहीं तो अर्थ कब की खत्म हो चुकी होती। ये पूरा सोलर सिस्टम का एग्जिस्टेंस जो है वो जुपिटर की वजह से ही। आप ऐसा कह सकते हो कि जुपिटर ने इतना बीच में रहने के बजाय, क्योंकि ये सन और बाकी प्लैनेट्स के बीच में, अगर हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी ले लें, तो 4 प्लैनेट इधर, 4 प्लैनेट इधर, जुपिटर इज इन सेंटर होता है। वो सन और जुपिटर ने, तो एक तो सन का पुल है, तो उसका जुपिटर का पुल है, तो जुपिटर ने बैलेंस किया हुआ है इसीलिए। और यही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारे प्लैनेट्स अपने 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 रेगुलर, वो कभी टक्कर नहीं होती ना, कभी इतने पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, कभी मरकरी और अर्थ की टक्कर नहीं हुई। सब एक ही तरफ से घूम रहे, अपनी रोड बनी हुई है, उसी रोड पे चल रहे हैं। कोई वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उतने टाइम पे ही चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये आप कभी सोचिए कि कितना बड़ा बिलियंस ऑफ ईयर से एक ऐसा नियम चला आ रहा है, वो जो सब फॉलो कर रहे हैं, और कभी गलती नहीं होती उनके नियम में, कभी कोई ऊपर नीचे नहीं होता किसी भी प्लेनेट का। तो यही रित का नियम है, यही कुदरत का कानून जिसको बोला जाता है वो है। तो ये 12 हिस्से किए गए, तो 12 राशियां लिखी, 12 हिस्से कर दिए गए। तो हर राशि कितने में, 12 हिस्से, 360 डिवाइडेड बाय 12, कितना हो गया? 30 डिग्रीज। तो हर राशि का जो साइज है, या डिवीजन कह लीजिए, कितनी जगह मिली उसको, वो साइज मिला, 30-30 डिग्री का साइज मिला। हर राशि को 30 डिग्री मिली। तो हमारा आज का होमवर्क,
12 राशियों के नाम याद करने और सबके नंबर याद करने, नाम से ज्यादा नंबर। मैं अगली क्लास में आप लोगों से पूछूंगा कि 6 नंबर का क्या मतलब है, 7 का क्या मतलब है, तो आपको वो रटा होना चाहिए। ठीक है ना, वो रट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो रट जाएगा मतलब वो ये नंबर्स हमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये और अच्छा, यूनिवर्स है कितना बड़ा, अगर आप देखें यूनिवर्स जो है ये मात्र 8 डिग्री यहाँ से इधर और 8 डिग्री नीचे, मतलब एक बैंड जिस प्लेनेट पे घूम रहे, तो 16 डिग्री, मतलब आप समझ रहे हो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा मतलब कितने हम अगर आप कभी देखो ऐसे बहुत सारे वो आते हैं, ऐसे वीडियोस वगैरह भी आते हैं जिसमें कि आपको दिखाते हैं आप कितने छोटे हो। ठीक है, हम कौन है, हम कहाँ किस घर में किस कॉलोनी में, अगर आप कभी सोचो कहाँ पर एक अपार्टमेंट में एक कॉलोनी के अंदर एक घर में एक छोटे से हम एक इंसान है। ठीक है, आपके ऊपर एक, आपका जिस एरिया में रह रहे हो, फिर उसके बाद जिस शहर में रह रहे हो, फिर उसके बाद जिस कंट्री में रह रहे हो, फिर अर्थ में रह रहे हो। अर्थ के ऊपर, अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम और कितने सारे प्लैनेट्स हैं, हम छोटे से इतना मिनिस्कूल सी चीज है। और सोलर सिस्टम एक नहीं है, हजारों सोलर सिस्टम है मिल्की वे के अंदर ही। मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, उसके अंदर हजारों सोलर सिस्टम है, या बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद, और ये सब मिल्की वे अकेली नहीं है गैलेक्सी, वैसी कई गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अब ये आप सोचो कितनी, क्या पोटेंशियलिटी है, क्या चीज और हम क्या है। अगर कभी आप उस अपने आप को उससे कंपेयर करके देखेंगे ना, तो वास्टनेस जो जो जितना बड़ी बड़ी चीज है, तो यू आर नथिंग, मतलब हम लोग को ये लगेगा अरे कुछ भी नहीं भाई, बहुत छोटी सी चीज है। एंड वो जो छोटी सी चीज है, एंड जो हमारे आसपास है पूरे ब्रह्मांड में, वो बहुत बड़ी चीज है। और यही ब्रह्मांड जो हमारे जो स्टोरीज में बताया जाता है, यही पूरा ब्रह्मांड जो है, कृष्ण जी ने अपने बचपन में अपना मुंह खोला था तो उसके अंदर उनकी माँ ने देखा था, पूरा ब्रह्मांड वहीं पे आ गया था। ये जो जो और बहुत सारे उनके बड़े साइंटिफिक वो हैं, अगर हम देखेंगे ना कि कैसे कनेक्टेड हैं ये चीजें, तो वो बहुत साइंटिफिक, वो हम उस पर बात करेंगे कभी कि उसका क्या एक्चुअल मतलब क्या है, मुंह में दिखने का ब्रह्मांड, उसका क्या मतलब हुआ, कि क्यों ऐसा भगवान को दिखाने के लिए ऐसा क्यों बताएगा। तो ये वो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के हम बहुत छोटे से पार्ट है। यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर सिस्टम आएंगे, बहुत सारी गैलेक्सीज आएंगी, इनको हमें याद करना। 8 डिग्री का, ये सोचो कितना छोटा, 8 ही डिग्री है बस, उतने ही उतना बड़ा बैंड है, उस बैंड में सारे प्लैनेट्स घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। सब प्लैनेट्स उसी एक, जितने भी हमारे, और कोई अपना रास्ता नहीं भटकता, कोई कुछ नहीं करता। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 360 डिग्री, 30 डिग्री ईच इज योर। इसके बाद एक और होमवर्क आज का आपका, कि ये सारे प्लैनेट आप लिख लीजिए, इसी ऑर्डर में लिख लीजिए, और इसी ऑर्डर में आपको ये याद हो। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। और इसका रट्टा मारना, आप कुछ नहीं भी माने, मतलब कैसे भी समझ लीजिए, इसको आपने रटना है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, चार चार के बाद उस पर याद कर लीजिए, वैसे याद कर लीजिए, वैसे ही याद करना है। अब इसका इसके आपने अभी हमने एक देखा कि भाई वो तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, ऐसे तो याद नहीं कराया हमने। ठीक है, जैसे हम जैसे प्लैनेट्स का ऑर्डर है वैसे याद नहीं किया हमने, कोई और तरीका नहीं किया। बहुत जगह आपको लिख दिखेगा सन, मून, मार्स ऐसे करके दिखेंगे ऑर्डर, हमने वो भी नहीं किया, हमने ये किया। इसका रीजन आपको बाद में समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी दशाओं का जो ऑर्डर है वो यही प्लैनेट का है। नक्षत्रों का जो ऑर्डर है वो उनके लॉर्डशिप का ऑर्डर है, यही ऑर्डर। एक बार ये याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो शॉर्टकट है, हम इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चीजों में, तो इसको याद कर लीजिए। ये ऐसी हिंदी के नाम जो मैंने आपको बोला, ये भी क्या नाम है हिंदी के और क्या नाम उनके हैं, ये भी याद होने चाहिए आपको, क्योंकि हिंदी के नाम बहुत जगह यूज होंगे। 1 2 3 4, ये 12 राशियां, 12 नाम। ये जिसको याद है कोई बात नहीं, वो याद रखे, मतलब भूले ना। जिसको नहीं याद है, याद कर ले। ये पहली उसमें तो ये हमें नाम जो है ये
आप चाहे जैसे मर्जी कर लीजिए, इनका आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी आप सर्च करेंगे साइन ज़ोडिएक्स या कुछ भी लिख के गूगल पे आपको लिस्ट पूरा मिल जाएगा। अभी हमने बात नहीं करी राहु केतु की। आप लोगों को आइडिया राहु राहु केतु क्या होते हैं? व्हाट इज राहु एंड व्हाट इज केतु? कोई आइडिया? किसी को आइडिया नहीं? like it's a planet considered as a planet but एक का सर है, यानी एक ही इंसान था, वो उसको सर है, एरो एक से धड़ है। हाँ अलग कर दिया सर और धड़ उसका, एंड वो अलग अलग बन गए, तो एक को सर है तो एंड दूसरे को बॉडी है। एक को सर है, एक को बॉडी है, ठीक है। नहीं सही है, वो ऐसे तरीके हमारे, मैंने बताया ना, वो हमारी क्योंकि भाई हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्टोरीज से रिलेट करता है। हम लोग ह्यूमन माइंड रिलेट्स विद स्टोरीज मोर। तो स्टोरी बनाने के लिए हम बहुत सारी स्टोरीज हम लोगों ने बना रखी है, वैसी स्टोरी ये भी है, सर धड़ वाली और ये सब चीजें भी। तो अगर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें क्या हैं? ये है आपका, एक है सन, एक है मून और एक है अर्थ। ये है अर्थ, ये है मून और ये है सन। अर्थ, मून जो है ये इसके आसपास एक इलिप्टिकल पाथ में अर्थ के आसपास चक्कर काटती है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है जी, ये इसके आसपास चक्कर काट रहा है और ये जो अर्थ है ये सन के आसपास जा रही है। ये एक बेसिक फंक्शन है। अब राहु और केतु क्या है? राहु केतु को बेसिकली बोला जाता है नोड्स ऑफ मून। ठीक है, नोड्स ऑफ मून, राहु केतु आर नोड्स ऑफ मून। नोड्स का बेसिक मतलब है मून इधर है और मून का ये इलिप्टिकल पाथ है। तो इसको मून को ना मेरे को ये मून बनाने वाला इधर। अब ये मून जो है अर्थ के आसपास चल रहा है। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मतलब जहां पर अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट जो मून के सन के आसपास जा रहा है वो, और जहां मून का ऑर्बिट अर्थ के आसपास जा रहा है, ये दोनों इंटरसेक्शन जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स या नोड्स। एक साउथ नोड है, एक नॉर्थ नोड है। नॉर्थ नोड कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड। ये नॉर्थ नोड, ये नोड जो है ये इनको बोला जाता है, नॉर्थ नोड को बोला जाता है राहु और साउथ नोड को बोला जाता है केतु। तो नॉर्थ और साउथ वाले नोड्स हैं यहाँ पे राहु केतु। ये कोई वो नहीं है, प्लैनेट नहीं है, कोई हेवनली बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप समझ रहे हो, कुछ भी नहीं। कोई कॉमेट नहीं है, कोई मीटियोर नहीं है, कोई एस्ट्रॉइड नहीं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका ही नहीं। ये सिर्फ इमेजिनरी पॉइंट्स है कि यहाँ पर अर्थ का सरफेस इधर आएगा और यहाँ पर मून का जो मून क्रॉस करेगा अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट को इन दो जगह पे। तो जो दो जगह पे क्रॉस करेगा वही राहु और केतु कहलाते हैं। वो जो दो पॉइंट्स हैं उनको राहु केतु कहा जाता है। इसको समझाने के लिए पौराणिक कथाएं हमारी हैं, उनको समझाने के लिए आपको समझाया गया कि एक सागर मंथन में जो अमृत निकला, सागर मंथन में अमृत निकला, अमृत जो है वो देवताओं ने कहा कि हम लोग लेंगे, और एक राक्षस ने, बेसिकली उनका वसुकी नाग बोला जाता है उनको, उसने वो अमृत चख लिया, वो दूसरा वेश बदल के। और विष्णु जी को पता लगा, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और उनका गला अलग कर दिया सर से। और चूंकि वो अमृत चख चुका था तो मर तो सकता नहीं था,
तो अमर हो गया। तो जो राक्षस अमर हो गया तो वो राहु और केतु हो गया। वो कौन से वो 2 पॉइंट्स है जहां पर वो दोनों चीजें। अब इनको क्यों राक्षस कहा गया, इनको क्यों राक्षस कहा गया, कभी इसमें कभी दिमाग में कभी है कि इसको राक्षस क्यों बोला, इस स्टोरी में ऐसा क्यों बताया कि राक्षस है? क्योंकि राहु केतु ये जो पॉइंट्स हैं, यही तो पॉइंट्स हैं जो कि मतलब जब भी ये मून यहाँ आएगा, चाहे यहाँ आएगा, कुछ भी आएगा, तो क्या होगा, ग्रहण होगा। ग्रहण जब भी होता है वो राहु केतु की वजह से ही होता है। बेसिकली राहु केतु की वजह से नहीं है, अर्थ उस ऑर्बिट में आ गया, मतलब एक ही जगह चल रहे, सामने वो आ गया, उसी रास्ते के सामने आ गया, मेरे सामने आ गया। अब समझो एक चौराहा है आपके सामने, उस चौराहे के ऊपर एक और वो आ गया, तो आपका घर नहीं दिख रहा। सामने एक और जो बिल्डिंग जो दिख रही थी उसके आगे एक व्हीकल आगे खड़ा हो गया, तो आपको बिल्डिंग नहीं दिख रही। तो ऐसी अर्थ से आपको जब वो पॉइंट पे मून आ जाता है उन पॉइंट्स पे, तो नहीं दिखाई देता। तो ये सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स इसी वजह से होता है। तो सूर्य ग्रहण, तो ग्रहण आता, जब भी ग्रहण होता था तो वो जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे, ओमेन्स की स्टडी। ओमेन्स मतलब सूर्य ग्रहण भी एक ओमेन है, एक तरीके का संकेत है, प्राकृतिक संकेत कह लीजिए उसको। तो एक ये ओमेन है कि आपने सूर्य ग्रहण हो गया भाई, बड़ा उसको बहुत बुरा मानते हैं हमारे यहाँ तो सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण है तो सब कुछ बंद हो जाता है, शांत, कोई रोड पे नहीं निकलेगा, सब पता नहीं क्या होने वाला है। एस्ट्रोनॉमिकली कुछ नहीं होता, कोई कुछ मतलब कि साल में 3 बार सूर्य ग्रहण आते हैं और किसी राशि के लिए कुछ नहीं करते। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सूर्य ग्रहण से कुछ किसी को प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है कुछ। सिर्फ क्या है, सूर्य सन की लाइट जो है ना उतनी ब्राइट नहीं रहती। अब सन को अगर ढक लिया गया तो क्या हुआ भाई, कोई था जिसको सन ने ढक लिया। तभी आपने सुना होगा कि राहु ने जो है वो राहु ने ग्रस लिया सूर्य को, ऐसी स्टोरीज भी है। राहु ने सूर्य, और राहु सूर्य को ग्रसता है या राहु सूर्य को खाता है, खाता तो नहीं है इन एक्चुअल सेंस, वो बीच में आया था पॉइंट में, तो इसलिए उसको सूर्य ग्रहण बुलाया था। अब सूर्य ग्रहण के टाइम पर जो ओनली लॉजिकल और साइंटिफिक अगर हम उसको देखें तो एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। सन की रेज वीक होती है, अगर हम देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी आंखों को खराब कर देंगी, इसलिए सन को हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। दैट्स व्हाट सूर्य ग्रहण का एक्चुअल मतलब है। यहाँ पर क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि भैया राक्षस, इसीलिए उसको राक्षस बोलेगा। एक राक्षस के धड़ अलग कर दिए, और एक ऊपर घूम रहा है हवा में, एक नीचे घूम रहा है हवा में। तो ये दोनों जो है ये जब भी आएंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो राहु और केतु, इनको राक्षस की उपाधि दे दी गई, और ये राक्षसी कहलाते हैं क्योंकि ये ग्रहण क्रिएट करते हैं। ग्रहण क्रिएट करेंगे तो फिर ये चाहे वो लूनर इक्लिप्स हो चाहे सोलर इक्लिप्स हो, इन्हीं की वजह से होगा। इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जब कोई चीज आएगी, सन या मून, अर्थ आएगा, यहाँ पर अर्थ आ जाएगी, तो वो लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, मून नहीं दिखेगा। भाई देखो, समझो ना, आप यहाँ से ये अर्थ मूव कर रही है ऐसे, इस पॉइंट पर अर्थ आ गई, यहाँ अर्थ आ गई, तो मून दिखना बंद हो गया। इस पॉइंट तो वो क्या हो गया, मून दिखना जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। इसी पॉइंट पर ये घूम के यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि सन के चक्कर काट रहे हैं, तो एक ही रास्ते पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मून आ गया तो क्या बोलेगा, इस मून आ गया सन के बीच में, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। साल में 3 बार आता है सूर्य ग्रहण। और अगर किसी को कभी भी आपने टीवी पे देखा और बहुत सारे लोगों से आप डरे हो कि भाई ये तो सूर्य ग्रहण है या आपको कभी आएगा आगे, हर साल ही आता है, पंचांग देख के आप पता कर सकते हैं कब आने वाला है। तो जब भी आएगा और अगर आपको डर लग रहा है कि सूर्य ग्रहण आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, या कोई आपसे बहस करता है, कोई भी बहस करता है कि सूर्य ग्रहण आता है, तो उससे कुछ चीजें होती हैं। और जनरली लोग बहस ही क्या करेंगे, बहस करेंगे कि कुछ प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। आप 3 डेट निकालिएगा साल की, पिछले जितने भी सालों तक सूर्य ग्रहण आया है, आप निकालिएगा, उसके आसपास की डेट्स देखिएगा क्या क्या हुआ है, आप देखेंगे सर, तो अर्थक्वेक साल के हर समय आते हैं, हर महीने आते हैं। जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उस समय ज्यादा नहीं बढ़ जाते। ठीक है, ये भी मैंने खुद स्टडी किया, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और किस राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो वो राशि वाले बड़े ही सतर्क हो जाए, टीवी पे सारे ज्योतिष लोग आके बताना शुरू कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, उस राशि पे ऐसा हो जाएगा। आप चेक करिए आपकी राशि क्या है, उस राशि पे कब लास्ट सूर्य ग्रहण पड़ा था, पिछले 5 साल का निकालिए, 10 का निकालिए, 20 का निकालिए, गूगल पे आप डालेंगे, 1 मिनट में आ जाएगा। अब अगर याददाश्त आपकी ठीक है तो चेक करके देखिएगा कि उस समय कुछ हुआ था क्या आपको। और अगर याद नहीं आता आपको, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि अगर कुछ हुआ होता, कुछ भी गलत हुआ होता आपके साथ, तो हमेशा याद रहता है, आपको हमेशा याद रहेगा आपकी नौकरी कब गई,
आपको हमेशा याद रहेगा कब आपके यहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका क्या हुआ, क्या खराब मिसहैपनिंग क्या होगी आपके साथ, हमेशा याद होगा। हाँ, अवार्ड कब मिला, फायदा कब हुआ, किसने अप्रिशिएट कब किया, वो याद नहीं रहता हमें, वो हमारी अलग बात है। हमें अच्छी बातें अपनी भी याद नहीं रहती, नेगेटिव बातें सारी याद रहती। तो हमें नेगेटिव बातें तो याद रहेंगी। सूर्य ग्रहण से आप चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा कब हुआ, मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं आपको कह रहा था, टेस्ट करना चाहिए आपको, चेक करना चाहिए, हर चीज को, लॉजिक को समझना चाहिए। तो वो आप ऐसे ही समझेंगे, आपको नहीं मिलेगा, सूर्य ग्रहण का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। डराते लोग हैं, बिल्कुल डराने का काम है, फियर साइकोसिस पे काम करते हैं एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी नहीं काम करती फियर साइकोसिस। ठीक है ना, वो लेट देम फॉर। राहु केतु समझ में आ गया क्या है राहु केतु? राहु केतु की, अब राहु केतु जो है हमारे बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी लोगों की आधी जिंदगी में जो उत्पात मचा के रखा है वो राहु और केतु नहीं कर रखा है। सारी प्रॉब्लम जो है वो राहु केतु की है, और कोई प्लैनेट इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अब राहु केतु ने बिल्कुल एकदम सुपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। अब अगर हम ये प्लैनेट हो गए हमारे, इन प्लैनेट का अपने राशियों का भी नाम याद कर लिए, प्लैनेट के भी नाम कर लिए। अब हम एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी समझते हैं। स्टोरी क्या है? ये है लॉर्डशिप्स की स्टोरी। लॉर्डशिप मतलब हर राशि को एक प्लैनेट का जो मतलब हर राशि का लॉर्ड जो है वो प्लैनेट है। ठीक है, हर राशि का लॉर्ड प्लैनेट कैसे, क्या है प्लैनेट में? तो बेसिकली सन और मून, ये दो राजा और रानी कहे जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम के, जो ज्योतिष की टर्म में समझे, वो राजा और रानी, किंग एंड क्वीन। ये मालिक मालिक है पूरे ब्रह्मांड के, सन एंड मून। अब सन एंड मून राजा रानी जो बैठे उस पे अपने सिंहासन पे। अब वहां पर सबसे पहले नजदीक कौन है सन के? जो सन के सबसे पास नजदीक है मरकरी। मरकरी सबसे पास है। मरकरी एक दिन आया रोता हुआ सन के पास कि जी मेरे को ना अ, ये राशि हो, मुझे आपने तो इतना जगह ले रखी है, एक एक राशि ले रखी है अपनी, मुझे भी कोई राशि दे दो। कहाँ से, मतलब मेरे पास कोई राशि नहीं, मैं खाली बैठा। तो सन ने कहा ठीक है, मेरे मेरे बगल वाली राशि ले ली। तो 5 नंबर हमने पढ़ा था किसका था? लियो था। 6 नंबर कौन सा हुआ? वर्गो। तो सन ने कहा वर्गो ले ले। तो मरकरी की नीयत थोड़ी खराब हुई, उसने कहा अच्छा सन ने दे दी, अब मैं जाके मून से भी मांगू, मून भी तो रानी है। उसने बोला रानी आप, मतलब राजा ने दे दिया, आप भी तो कुछ दोगे। और रानी ने कहा चलो ठीक है, तू मेरे बगल वाली ले ले भाई। अब मून के बगल की कौन सी हुई ना? मून कौन सा है? कर्क राशि। कैंसर मून है, तो 4 नंबर हुआ, उसके बगल वाली राशि कौन सी हुई? उसके बगल की राशि कौन सी हुई? उसकी बगल की राशि हुई हमारी जेमिनी, 3 नंबर। तो 4 नंबर के बगल का 3 नंबर मिल गया मून को। 4 नंबर के 5 नंबर के इस तरफ का नंबर 6 नंबर मिल गया वर्गो, मरकरी को। तो मरकरी को 2 राशियां लौट हो गई, 3 और इसका ठीक है, तो ये वाला भी प्लॉट रख ले, तो ये वाला प्लॉट भी रख ले, दोनों राजा रानी ने एक एक प्लॉट दे। अब ये मरकरी को मिला, तो मरकरी के बगल में मार्स है। मार्स ने देखा इसको मिल गई, इसको इसके पास इसके नाम पे प्लॉट अलॉट हो गए, तो मैं भी जाऊं। उसने सन से मांगा फिर से कि मुझे भी कुछ दे दो भाई। उसने कहा अच्छा। अब सॉरी, मरकरी के बाद वीनस, नीचे तो वीनस आएगा ना, तो वीनस आया पहले। वीनस ने बोला कि मुझे चाहिए। वीनस ने, सन ने बोला ठीक है, मेरे बगल वाला ले ले भाई, मैंने एक प्लॉट दे दिया उसको, उसका अगला वाला प्लॉट तेरे। अभी उसका अगला वाला प्लॉट कौन सा हुआ? 6 नंबर के बाद 7वां नंबर प्लॉट क्या? लिब्रा। तो लिब्रा मिल गया वीनस को। फिर उसके बाद फिर उसने मून के पास, उसने कहा मून ने भी दी, इसको भी दिए तो मेरे को भी मिलेगी, तो मून के पास चला गया। मून से पूछा भाई मुझे भी एक प्लॉट को अलॉट करो। मून ने कहा ठीक है, 3 नंबर के बाद 2 नंबर तेरा। तो 2 नंबर प्लॉट मून को मिल गया, इसको वीनस को मिल गया। तो वीनस की लॉर्डशिप किन प्लॉट्स की, किन क्या मालिकाना हक हो गया वीनस के 2 राशियों पे? नंबर 2 विच इज योर टॉरस, नंबर 7 विच इज लिब्रा, नंबर 2 and 7 दे बोथ आर विद वीनस। तो ये 2 राशियों के 2 प्लॉट का मालिक वीनस बन गया। अब इस पे इंटीरियर प्लैनेट पे काम चल रहा था, फिर एक्सटीरियर पे खबर पहुंची भाई, अर्थ के उस तरफ भी पहुंची खबर, विच इज मार्स। मार्स ने कहा इनको मिल गई, मुझे नहीं, वैसे ही खून लाल रहता है हमेशा, और गुस्से में आ गया, गुस्से में लाल हुआ, पहुंच गया वापस। तो सन ने बोला कि गुस्सा मत कर, अगला जो लिब्रा के अगला वाला प्लॉट तेरा। वो कौन सा लिब्रा के बाद आता है? स्कॉर्पियो, 8 नंबर। 7 नंबर के बाद का प्लॉट 8 नंबर
वो हो गया मार्स का। और फिर 2 नंबर के बाद जो प्लॉट आता है वो नंबर है 1 नंबर। 1 नंबर का प्लॉट कौन सा हुआ? नंबर 1 प्लॉट इज बेसिकली एरीज, पहली राशि एरीज है, तो वो 1 नंबर का जो प्लॉट है वो एरीज का, तो मार्स को एरीज मिल गई और स्कॉर्पियो मिल गई। तो ये 2 प्लॉट का जो एलोकेशन है मार्स के नाम पर हो गया। अब मार्स ने भी देखा तो फिर जुपिटर क्यों पीछे रहेगा, जुपिटर पहुंच गया, भाई हम तो गुरु हैं तो हमें भी कुछ दीजिए। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, आप तो गुरु हैं, आप लीजिए, 9 नंबर आपका, 8 के बाद अगला नंबर आपका। तो एक सन ने 9 नंबर दे दिया, यहाँ से मून ने कहा कि 1 नंबर के बाद 12 नंबर आएगा घूम के, तो 12 नंबर आपका। 9 एंड 12 विच इज व्हाट, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। सैजिटेरियस पाइसेस जो हमारा धनु राशि और मीन राशि है, इन राशि का मालिक बन गया जुपिटर। इसके बाद अब बचा सैटर्न। सैटर्न को तो वैसी खबर बहुत लेट पहुंचती है, सबसे स्लो प्लेनेट है, सबसे लेट ही आया। देखा जी मेरे को भी कुछ दे दो, तो उसके बाद 2 ही। राजा ने कहा ठीक है, उसका अगला वाला तू ले ले, ये जुपिटर का अगला 10वां नंबर तुम्हारा। तो मून ने कहा आखिरी बचा ही है, ये 11 नंबर तुम्हारा, चलो। तो 10 और 11 नंबर मतलब केप्रिकॉन और एक्वेरियस, 10 एंड 11 नंबर, ये दोनों नंबर आ गए शनि के पास। तो ये हो गई लॉर्डशिप की स्टोरी कि कैसे प्लॉट बटे। और ये अगर आप देखेंगे बिल्कुल ऑर्डर में बटे हैं। अगर आप ये ऑर्डर देखें और ये देखें कि कौन कौन सी राशियां हैं, तो मरकरी कोई सन मून के बगल वाले 2 मिल गए, फिर वीनस को उनके लियो कैंसर के वर्गो और जेमिनी के बगल वाले मिल गए। तो ऐसे करते करते ये सारे के सारे 12 के 12 राशियां डिवाइड हो गई और सबको बराबर बराबर हिस्से मिल गए, सारे प्लैनेट्स खुश हो गए। एंड राजा रानी ने एक एक ही राशि रखी अपनी, विच इज लियो एंड कैंसर। तो नंबर 4-5 राजा रानी के पास रहा, बाकी सारे डिवाइड। ये राशियां जो थी, ये इस तरीके का डिवीजन हुआ। स्टोरी इसके पीछे ये है, इससे आपको लॉर्डशिप याद हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, किस प्लैनेट को क्या कौन सी राशि का लॉर्डशिप है, ये भी याद करना हमने आगे। बट ये आपको अभी याद हो सकता है कि अगर आप याद रखें कि प्लैनेट एंड राशि, कौन कौन सी राशि है प्लैनेट, मतलब विच प्लैनेट रूल्स विच साइन बेसिकली, वो हमें याद हो गया। तो ये बेसिकली राशियों की लॉर्डशिप आपको याद होगी, राशियों का आपको नाम याद हो गया, प्लैनेट्स का नाम याद हो गया। और चलिए आज हम ये इलिप्टिकल पाथ वाला नहीं करते, आज हम थोड़ा सा हॉरोस्कोप, चूंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं और अगर पहले दिन हॉरोस्कोप नहीं समझ, किसी ने बताया टीचर ने, तो बड़ा अजीब सा लगता है, हॉरोस्कोप तो बनाया नहीं हमने, हॉरोस्कोप तो करा ही कुछ नहीं, कैसे कैसे करेंगे। तो वो जो बचा हुआ टाइम है उसमें हॉरोस्कोप देखते हैं कि हॉरोस्कोप होता क्या है और हॉरोस्कोप क्या है। अब क्या है, 12 राशियां हैं, ठीक है। अब 12 राशियां, आपका जन्म हुआ एक समय, जन्म किस समय होता है आपका, जिस भी समय जन्म हो, प्लैनेट्स तो घूम ही रहे हैं, चक्कर काट ही रहे हैं इधर से उधर। अब हम देखते हैं कि जो प्लैनेट, जो राशि, जो भी राशि, अब आजकल तो गूगल से मिल जाएगा, पहले पंचांग देखना पड़ता था, कि आपके जहां पर भी आप खड़े हो उसका ईस्टर्न होराइजन कौन सा है। ईस्टर्न होराइजन, ईस्ट की तरफ आप देखेंगे मुंह करके, और ईस्टर्न होराइजन पे उस समय पे आपके आपके जो हॉस्पिटल की छत के ऊपर जहां बच्चा पैदा हुआ है, वो कौन सी राशि थी, कौन सी राशि मूव कर रही थी, कौन सा ना जोडिया घूम रहा है, पूरा सारी राशियां भी घूम रही है, सारे प्लैनेट भी घूम रहे हैं, तो कौन सी राशि ईस्टर्न होराइजन पे घूमती हुई आ गई थी, ईस्ट में, हमारे ईस्ट में। तो जो भी राशि ईस्ट में आ गई, उस राशि को हम पहले घर में रख देते हैं। तो पहला घर क्या होता है, क्या चीज है। तो अभी देखिए राशियां हैं और हमें स्क्रीनशॉट लेना है, जब बच्चा पैदा हुआ तो हमें स्क्रीनशॉट लेना है स्काई का। जब बच्चा पैदा होता है हमें कैसे, हमने अब उसको स्क्रीनशॉट लेके हम क्या करेंगे, हम कोई फोटो खींचेंगे ऐसे तो अजीब सी फोटो आएगी, हमें समझ नहीं आएगा कैसे हमने उसको करना। तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें प्लॉट करना है, ये पूरा का पूरा जो हॉरोस्कोप है इसको प्लॉट करना है। तो आपने क्या करना है, ऐसा एक वो बना लेना है। ये नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप इस तरीके से बनता है, साउथ इंडियन थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। बट अब ये आपने हॉरोस्कोप बना दिया। ये हॉरोस्कोप क्या है, ये आपने ऐसा बनाया, ये अपने 4 वो कर लीजिए, 2 लाइन ऐसे बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, 3 लाइनें साइड में, फिर उसके बाद
इस तरीके से 2 लाइन बना लीजिए, विच एवर वे यू वांट टू मेक, यू कैन मेक दिस। ये अपने हाथ से एक बना लीजिए आज। बाकी ये मतलब ज्योतिष सीख रहे, ये तो बनाना आना चाहिए, मतलब ये तो समझ में आया कि कुंडली होती क्या है और कैसे हमने करना है। अब इस कुंडली में, हर कुंडली में हमें जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करना मतलब हमने इसमें लिखना है, उतारना है। कैसे लिखेंगे, मैप बनाना है। कैसे बनाएंगे मैप? स्क्रीनशॉट लिया आपने, अब हम इसको नंबर डालना है, कौन सी राशि कहाँ पर है। अब 12 राशि है, 12 घर है, ये 12 घर है। 12 घर मतलब ये फर्स्ट हाउस हो गया, मतलब अगर आप इसको काउंट करेंगे। अच्छा ये ना हमारा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैं साउथ इंडियन में क्या फर्क है वो बाद में बताऊंगा हॉरोस्कोप में, और ईस्टर्न इंडिया में कुछ अलग तरीके से हॉरोस्कोप होते हैं, उसमें क्या फर्क है। जो नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप है उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज हाउसेज होते हैं। हाउसेज मतलब ये फर्स्ट हाउस है, ये यहाँ पर सेकेंड हाउस है, दिस इज थर्ड, ये फोर्थ हाउस हो गया, ये फिफ्थ हो गया। ये सब लिख लीजिए, नहीं ऐसे आइडिया हो जाएगा। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। और बड़ा मजा आता है जब हम ये पढ़ते हैं हमारी ट्वेल्थ। तो दीज आर हाउसेस। अब ये हाउसेस हमने एक नक्शा बना के रख लिया, 12 राशियां हैं, और हर राशि को एक घर देना पड़ेगा हमें। लड़ाई होगी नहीं तो उनमें, वही मुझे कहाँ जाना है, हर राशि को हमें घर अलॉट करना है। अब राशि को घर कैसे अलॉट करना है वो एक क्वेश्चन है। तो ये निकाला गया, जो भी राशि ईस्टर्न होराइजन पे राइज कर रही होगी उसको हम पहला घर देते हैं। अब ये कैसे देखते हैं राइजिंग कौन सी है, कैसे कौन सी राशि राइज कर रही है। अब इसको मैं आपको बहुत एक छोटा सा ना इसका एक वो दे देता हूँ एग्जाम्पल। इसको हम बोलते हैं लग्न टेबल। अच्छा अभी हम ज्योतिष और उसकी बात कर रहे थे ना, अभी मैं आपको एक और चीज समझा बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो क्या फर्क है ज्योतिष और उसमें, उन दोनों के अंदर। आपने कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर सिर्फ इधर डालना है लग्न टेबल। ठीक है, ऐसा लग्न टेबल आपने टाइप किया, आपको ये मिल जाएगा। एक वृक पंचांग से दिखता है, कई सारी इस वेबसाइटें जो देती हैं, ये आपको पंचांग मिल गया, ये लग्न टेबल मिल गया। लग्न टाइम अगर आप इसमें देखेंगे तो 26 जनवरी 2023, ये दिल्ली का है, न्यू दिल्ली का है। मैं यहाँ लोकेशन चेंज करूंगा तो ये लग्न भी चेंज हो जाएगा। मतलब लगना समझ रहे हैं, अगर कोई गुवाहाटी में है या असम में है तो उसका लग्न इस समय दूसरा होगा। कोई इधर है अपना गुजरात में है तो उसका लगना अलग होगा। वो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस टाइम, जो टाइम का डिफरेंस उस समय पे, कोई गुजरात में जो बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपर जो राशि घूम रही है वो तो दूसरी घूम रही होगी जो उससे थोड़ी देर पहले घूमेगी। और कितनी राशियां, 12 राशियां। 12 राशियां, अर्थ कितना टाइम लेती है पूरा घूमने में, इन 12 राशियों का चक्कर जो है गोला पूरा घूमने में, 24 घंटे। तो हर राशि को कितना टाइम मिलेगा, लगभग 2 घंटा। तो हर 2 घंटे बाद वो लग्न जो है, या जो असेंडेंट है, जिसको असेंडेंट बोला जाता है, वो चेंज हो जाए। हर 2 घंटे बाद लग्न जो है वो चेंज हो जाए। तो जैसे अगर मेरे को आज का देखना है, न्यू दिल्ली में, मतलब अगर इस समय कोई बच्चा पैदा होगा, इस समय 1:14 हो रहे हैं, तो इस समय जो बच्चा पैदा होगा उसका वृषभ लग्न होगा, क्योंकि 12:43 से 2:39 तक ये वृषभ दिख रहा है। तो टॉरस लग्न का बच्चा पैदा होगा इस समय, अगर बच्चा पैदा होगा तो हम क्या करेंगे, इस समय अगर बच्चा, हम मान लेते हैं इस समय बच्चा पैदा हुआ है, हम उसी का हॉरोस्कोप बना रहे हैं, और यहाँ पर हम जो हमारे पास हाउसेज हमने लिए हैं, इन हाउसेज में हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे। पहला नंबर ये फर्स्ट हाउस में जो आएगा वो 2 है। ठीक है, वृषभ नंबर 2 था, टॉरस इज नंबर 2, तो हमने नंबर 2 यहाँ वृषभ लिख दिया। अब आपको हॉरोस्कोप पे हाउसेस तो याद रखने पड़ेंगे सारे ये। अब आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, और उसको प्रैक्टिस आप रोज करिएगा, क्योंकि ये आपने एक हॉरोस्कोप बनाना है, उसमें नंबर्स डाल देने 1 2 3 4, ताकि आपको याद रहे कि हाउसेस कौन से हैं। रोमन में डालिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। इस न्यूमेरिकल में डालेंगे तो राशियों के नाम होते हैं। जो भी आप हॉरोस्कोप निकालेंगे, और आज आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए,
एस्ट्रोसेज का एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आप अगर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपकी कुंडली आपको मिल जाएगी। फ्री का ऐप है, उसमें कुंडली आपको मिल जाएगी। और कुंडली मिलेगी तो कुंडली में होता है लग्न चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है ये लग्न चार्ट। लग्न चार्ट का मतलब, अब देखिए, हम लोग असेंडेंट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कहीं पर ASC लिखा होगा आपको, कहीं पर LA लिखा होगा, किसी किसी कुंडली में कहीं पर, ठीक है, या फिर हिंदी में ला लिखा होगा वहां पर कहीं। ये ला मतलब लग्न, असेंडेंट, या फिर ये लग्न चार्ट बन गया। ये दिस इज बेसिकली योर लग्न चार्ट। अब ये लग्न चार्ट जो बना है, यहाँ पर हम पहला नंबर डाल रहे हैं। अब ये कितना बड़ा डिफरेंस है वही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और जब इंडियन ज्योतिष की बात करता हूँ मैं, तो ज्योतिष में हम लग्न वर्ड यूज करते हैं। लग्न का मतलब होता है, लग्न क्या होती है, शादी के टाइम पे लग्न होती है आपकी, बोलते हैं वो क्या होता है, दो चीजों का यूनियन, मिलना। कैसे मिलना, यहाँ किन चीजों का मिलन है, पिछला जन्म और ये जन्म। बेसिकली ये माना जाएगा कि पास्ट बर्थ में आप इस लग्न में गए थे, और ये पिछले जन्म को जोड़ रही है, इसलिए हम इसको लग्न बोलते हैं। और असेंडेंट को तो सिंपल मतलब है, असेंडेंट का मतलब है राइजिंग इन ईस्ट। ये फर्क है दोनों में। असेंडेंट में द वन विच राइजेज इन ईस्ट, तो वो जिस समय आप पैदा हुए, जो ईस्टर्न साइड में जो सबसे ज्यादा जो अब राइज कर रहा है आप साइन, वो हो गया जो। और लग्न का मतलब हो गया जो पिछले जन्म में जहां पर आपने थोड़ी सी चीज, वो इस जन्म में आप जोड़ रहे हैं। यू आर ज्वाइनिंग योर पास्ट बर्थ विद दिस बर्थ, दैट्स व्हाट इज लग्न, दैट इज व्हाट इज फर्स्ट हाउस। ये पहला घर जो है, ये वो चीज है, 2 नंबर यहाँ आ गए। तो आज आप सभी लोग अपने अपने हॉरोस्कोप को डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसमें देखिएगा पहले घर में कौन सी राशि है, मतलब कौन सा नंबर डला हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया भाई। कुंडली पढ़नी, कुछ तो पढ़नी शुरू करें आज से। एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो सिर्फ ज्ञान ज्ञान हो गया नहीं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीजें करनी जरूरी है, तभी मजा आएगा। यहाँ 2 नंबर देखेंगे, और आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ 2 है। अभी जो बनेगा वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे नंबर आपने डाल देने। ये आपकी सारी राशियां हैं, ये सब राशि है। तो आपकी कुंडली में जो भी आप हॉरोस्कोप बनाएंगे उसमें देखेंगे प्लैनेट्स भी पड़े होंगे इसमें। ये हाउसेस की जो नंबर मैंने डाले ये नहीं होंगे। ये अंडरस्टूड कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, इधर ये मतलब दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये अंडरस्टूड है, ऐसी चलेंगे 12 हाउसेस। अब जब हमने अभी देखा, हमने अभी फोटो खींची, बच्चा पैदा हुआ, हमने स्क्रीनशॉट लिया, उस स्क्रीनशॉट को हमने एक पेपर पे बनाना है। पेपर पे हमने 12 घर का एक बना दिया, एड्रेस, एक खाली मैप है, इसमें सिर्फ एड्रेस डालना है। इसमें ये डालना है कौन इसका किराएदार, कौन सी राशि आके इसको ऑक्युपाई करेगी, वो ऑक्युपाई हो गई। मालिक नहीं है राशि, मालिक नहीं है। मालिक राशि जो है एक घर में आके उसको घर मिल गया, एक राशि, ये हर राशि को एक घर मिल गया। अब बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा प्लैनेट किस राशि में है, तो वो यहाँ पे डाला जाएगा। कौन से प्लैनेट इस समय जो घूम रहे हैं ऊपर, अब यहाँ पर भी घूम रहे हैं, वो प्लैनेट कौन कौन सी राशि में घूम रहे हैं। जैसे शनि का सभी को मालूम होगा, शनि अभी 11 नंबर राशि में घूम रहा है। 11 नंबर अभी जो टॉरस लग्न है, तो कहाँ आएगी, शनि कहाँ आएगा, शनि यहाँ आ जाएगा सेटल। इस समय 11 नंबर में घूम रहा है शनि, तो शनि यहीं आएगा। क्लियर, हाँ जी वानी जी। हाँ जी पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही वानी जी। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे एक पूछना है कि जो टाइम स्पैन है वो लग्न में, तो हाँ अगर एकदम बॉर्डर लाइन ऐसा हो, यानी कि हाँ, इसमें भी और उसमें भी, तो कौन सा हम इसमें लग्न भी और कहते उसमें भी नहीं होगा, वो हैं? एक ट्वेल्व डिपेंड। थर्टी नाइन को एंड हो रहा है और दूसरा 12:39 से चालू हो रहा है, सो हाँ, देन विच टू तो बी? 12:39 में, मान लीजिए 12:39 में ही हुआ, मतलब 00, 12:39 01 सेकेंड हो गया, तो फिर वो शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ओके, इट विल कम टू द नेक्स्ट। भाई वो दूसरे घर में चला गया ना, फिर वो 1 नंबर आ जाए, 2 नंबर के बाद कौन सी राशि आएगी, 3 नंबर आएगी, जेमिनी आएगा अगला। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद 4 नंबर आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ऐसे ही आएगा। तो वो पीरियड ओके। चलता रहेगा उसका। भाई शाम को ओके कोई सर। पैदा हुआ तो कौन सी राशि होगी, वो शाम को देख लो किस समय पैदा होगा, वो टेबल तो ही लगन टेबल हमारे पास। वो ओके लगन सर। टेबल गूगल से हेल्प है, ये टेक्नोलॉजी की हेल्प है। हमें कंसेप्ट समझना है।
कि हम जो यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं पहले घर में, ये क्या है, लग्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी ओके इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये लग्न क्या होता है, ये कि लग्न क्या, कोई बोलता है ना क्या लग्न है आपकी कुंडली में, तो लग्न का मतलब होता है कौन सी राशि है पहले घर में। ओके मतलब आप जिस समय पैदा हुए तो ईस्टर्न होराइजन में, ईस्टर्न साइड में कौन सी राशि थी, आप समझ लीजिए, ईस्टर्न होराइजन में छोड़ो, आप समझो कि हॉस्पिटल की छत पे कौन सी राशि जो थी वो घूम रही थी जिस समय मैं पैदा हुआ, वही मैंने उठा के डाल दी इसके अंदर, ये आ गई। वो ईस्टर्न साइड ही समझ लो, हमारी ईस्टर्न साइड थी। तो वो मैं उस लगन में पैदा हुआ, उस लगन में पैदा हुआ तो ये यहाँ पर आ गई। और ये लगन जो है टाइम स्पेसिफिक है, गुवाहाटी में लगन जो है वो दूसरा होगा, जो अगर अभी आप देखेंगे गुजरात में तो वो लगन दूसरा होगा। वही लगन आप दुबई में जाएंगे तो दूसरा होगा, वही लगन आप थोड़ा सिंगापुर चले जाएंगे तो दूसरा होगा। हर राइट जगह सर का लगन अपने अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा, टाइम जोन्स के हिसाब से, क्योंकि अर्थ तो ऐसी घूम रही है ना। यस भाई सर सिंगापुर में पहले सुबह होगी, यहाँ पर 2-3 घंटे बाद होगी, दुबई में फिर 2-3 घंटे बाद होगी, वो तो वैसी घूम रही है। तो वही चीज है, जिस समय घूमते हुए जो ईस्टर्न होराइजन पे जो साइन आएगा उस साइन का नंबर हम इस में डाल देंगे कुंडली में। आप लोगों को ये अपनी अपनी कुंडलियों में जरूर चेक करिएगा कि आपकी पहले घर में क्या लग्न है, क्या कौन सा नंबर लिखा हो। ठीक है, जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये दिस इज, ये मेरी लग्न है, ये इतना समझ में आएगा, वो उतना ही समझना है अभी। हाँ जी, बोले एकता जी। सर जो आपने ये बताया ये लग्न टाइम वाला जो चार्ट है, ये ये बनता कैसे है? ये तो अभी जैसे आपने बताया कि हम गूगल सर्च करेंगे और ये हमें मिल जाएगा बना बनाया पूरा, हाँ, और हम फिर देख लेंगे, ये ऐसे वैसे बनता कैसे? ये बनता कैसे, देखिए पंचांग करके आपने नाम सुना है, पंचांग, जी जी जी। पंचांग सुना होगा। पंचांग होता है जो पंडित जी हाँ देख के बताते हैं क्या शुभ मुहूर्त है। तो ये हाँ पंचांग है, पंचांग बेसिकली प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से है। तो वो बनी हुई किताब है, उन्हीं को कंसल्ट करके हम देखते हैं। वही ये अब ये पंचांग जो किताबों में होता था, अब वो किताबों से उठ के ऑनलाइन आ गया, वेबसाइट्स पे ओके। आ गया है। तो वो और सर कैलकुलेशन है, पंचांग क्या है, पंचांग होती कैलकुलेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास इतना सॉफ्टवेयर और इतनी हेल्प आ गया है कि हमें कैलकुलेशन हो जाता है। बट वैसे तो इनिशियली तो सर पहले सब कैलकुलेट ही करते होंगे ना मैनुअली। पहले पहले पंडित जी कुछ ही लोग कर पाते थे ना, पहले कितने राइट राइट, एस्ट्रोलॉजर्स होते थे। मैंने बहुत बड़ी ही कम कोशिश होते करी। थे। हाँ, मैंने बहुत साल पहले कोशिश करी थी, मैं बचपन से कर रहा हूँ, सीखने को मिल जाए कैसे भी, किताबें पढ़ के समझ में नहीं आता था। और क्या उस टाइम पे कैलकुलेशन ही नहीं होती थी, कैलकुलेशन राइट ही नहीं कर सकते थे, वही मैथ्स कमजोर है, नहीं कर सकते थे। वो लॉग वाले कैलकुलेटर लेके यूज करते हैं लोग अपनी कुंडली बनाने के लिए। हाँ कुंडली बनाना ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, कि कुंडली क्या बनेगी, किस समय पैदा हुआ है, तो उस समय वो रेफर करते थे पंचांग को, ये टाइम था, ऐसा टाइम था, इस टाइम पे ये लग्न थी, ये लग्न थी, तो पूरा उसने चार्ट बना लिया, और उसी लग्न के हिसाब से वो कोरस्पॉन्डिंग प्लैनेटरी मूवमेंट होते थे, उनको लिख दिया। तो इट वाज वेरी इजी। तो उस टाइम उनको कुछ ही लोगों को आता था, कुछ ही लोग करते थे, हम लोग नहीं कर पाते थे। आज हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ एप्स आर देयर, जिसमें कि आप ये कर सकते राइट हैं, कुंडली बना सकते सर, एक चीज और पूछनी है। जैसे कि प्लैनेट्स है वो है तो हमारे पास 9 हैं। 9 हाँ। प्लैनेट्स है। अब जैसे अब राहु और केतु है, वो हम्म विजिबली प्लैनेट नहीं है, मतलब हम्म कहीं विजिबल तो है नहीं वो सर। हम्म, वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट्स है खाली, हाँ, राइट सर? तो ठीक है। अगर जैसे हमने हॉरोस्कोप बनाया तो इसमें इनका प्लेसमेंट कैसे आता होगा सर फिर? प्लेसमेंट कैसा था, उनका भी कैलकुलेशन है कि वो कहाँ कौन सी राशि में है इस समय, वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है कौन सी राशि में फॉल कर रहा है। बैकग्राउंड तो राशियां ही है ना, हाँ बैकग्राउंड राशियां है। राइट सर, अब वो जो बिल्कुल। इंटरसेक्शन है अर्थ का, वो कौन सी अर्थ से देखेंगे, एंड इट इज वी आर सीइंग इट फ्रॉम द अर्थ, हम लोग अर्थ से देख रहे हैं, अर्थ से देख रहे ओके हैं कि वो वाला इंटरसेक्शन कहाँ पर कौन सी राशि में आया, तो जिस भी राशि में आया वो वहां पर डाल दिया। राहु केतु का ऐसा प्लैनेट समझा, उस राशि को हमने उठा के डाल दिया। और ये हमेशा 180 डिग्रीज पे रहेंगे, जिस राशि में राहु रहेगा उसकी ऑपोजिट राशि में केतु रहेगा। केतु रहेंगे। हाँ, तो ओके सर, हमेशा ऑपोजिट रहते हैं, 180 डिग्रीज का फर्क होता है दोनों में। ओके सर, तो और ठीक ये है। दोनों चीजें रहेगी। अब ये अगर आप राहु केतु को प्लॉट कर रहे हैं, राहु केतु भी वैसे ही प्लॉट होगा जैसे बाकी प्लैनेट हो, अच्छा उसमें कोई और कौन सी क्या कौन सा प्लैनेट किस राशि में है, इसकी सबकी कैलकुलेशन है कि एक दिन में प्लैनेट कितना मूव करता है, कितनी डिग्रीज मूव करेगा।
तो आज अगर इधर है तो कैसे हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे भाई, हम जब पढ़ लेंगे थोड़ा, मैं आपको हॉरोस्कोप से डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखा। ओके सर। ठीक है, हॉरोस्कोप देखा आपने और हॉरोस्कोप से आप बता देंगे अच्छा ये सुबह पैदा हुआ, शाम पैदा हुआ। एग्जैक्ट टाइम तो डिग्री से आप बता सकते हैं, बट पंचांग उसके लिए बहुत आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए, तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं। बट हम अप्रोक्सीमेट टाइम तो ले लेंगे, सुबह का जन्म होगा 4 से 2 मतलब 6 से 8 के बीच में होगा ऐसा। लगन 2 घंटे का होता है, तो उसके हिसाब से हम निकाल देंगे किस समय पे पैदा हुआ है, किस समय पैदा हुआ है, ठीक है, और किस दिन पैदा हुआ है। साल भी निकाल सकते हैं, साल निकालना भी इजी है, और थोड़ा उसके लिए फिर से हमें ये प्लानिटरी मूवमेंट्स को समझना होगा। आप लोग आज इतना ही समझिए, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लग्न क्या है, कैसे डालना है, अपने अपने हॉरोस्कोप में लग्न निकाल लीजिए। ठीक है, अब लग्न निकालने के बाद अपने जो भी हॉरोस्कोप बना लीजिए, और थोड़ा बहुत ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह की वेबसाइट वगैरह जो भी अगर आपने घूमना घामना है, थोड़ा देखना है, देखिए क्वेश्चंस होते हैं उनको लिख लीजिए। जो भी समझ नहीं आएगा, अभी समझ तो बहुत कुछ नहीं आएगा, बट ज्यादा एडवांस नहीं, बट क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, वो जरूर आप एक्सप्लोर करते रहिए और लिखते रहिए। इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका काम होता रहेगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी वानी जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ लग्न वी कैन अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट हाउस जो करंट लाइफ का, वो पास्ट लाइफ का जो 12th हाउस है उससे ज्वाइन कर रहा है। बिल्कुल सही, जब एग्जिट करी आपकी सोल इस धरती से, और इस धरती में जब एंटर कर रही है, वो एक ही राशि में था, एक ही वही लग्न बनेगा इस बार। तो वो आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि हमने देखा नहीं किसी सोल को बाहर जाते हुए, ना हमने कभी देखा किसी सोल पे, मतलब ऐसा हमें प्रैक्टिकल वो नहीं है समझ में, लेकिन फिर भी हम उस चीज को ऐसा देख के समझ सकते हैं। हाँ जी प्रणीता जी। सर तो अपन जैसे कोई फैमिली में गया होगा और अपने को उसका अपना पता है कि ये टाइम पे गया है ये सोल, और कोई पैदा हुआ है 2-3 सालों के बाद मान लीजिए, और अगर अपने को चेक करना हो इज इट द रीबर्थ ऑफ दैट पर्सन, तो ऐसे चेक कर सकते हैं? देखिए ये इसकी गारंटी तो कोई नहीं कि वही होगा, बट फिर भी आप चेक करके देखिए, मतलब करके देखिए, कोई इसमें नुकसान नहीं है कि लगन दोनों की सेम है कि नहीं है। बट आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि मतलब बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स उनकी लगभग कभी कभी सिमिलर ही होती है, एक जैसी ही लग्न होती है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, किस कौन वापस रिबर्थ ले रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो स्पेकुलेशन पे नहीं जाते, इसी इन्हीं से बचना है हमें, ये तुक्के मारने से बचना है हमने, एग्जैक्ट पे आना है। ठीक है, ये ऐसे बैठ के हम कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे, वो नहीं करना हमें। तो ये डोंट गेट इनटू दिस। बाकी आप लोग अपने अपने हॉरोस्कोप में लग्न क्या वो देख लीजिए। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो संडे को होगी। ठीक है, सैटरडे क्लास नहीं होगी, संडे क्लास होगी, एंड फिर उसके बाद से सैटरडे संडे नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब संडे को मिलेंगे, तब तक आप लोग ये 2-3 होमवर्क है आज, राशियों के नंबर, प्लैनेट्स के सीरियल ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है प्लैनेट्स का जो याद करने के लिए बोला, और ये अपना लग्न क्या है वो देख लें। बस लग्न देखना और कुछ नहीं देखना। ठीक है, सर आई होप। हाँ, वो जो स्लाइड्स थी उसके आप स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो जस्ट टू। आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, जितनी मर्जी स्क्रीनशॉट लीजिए, जितनी मर्जी फोटो लीजिए, जो मर्जी। मैं चाहूंगा कि आप सारे नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप सोचेंगे कि अच्छा मिल जाएगा, बाद में कर लूंगा, ये हो जाएगा। एक बार आपने छोड़ा, फिर अगली में कुछ और हम बात कर रहे होंगे, तीसरे में कुछ बात कर रहे होंगे। ये पूरे हफ्ते रहेंगे आपके पास वीडियोस, आराम से देखिए, एंड जस्ट स्टार्ट मी, मतलब वो अपने आप हमेशा रहेगा वीडियो आपके पास। ठीक है जी। और जिसने भी अब ऐप में रजिस्टर नहीं किया है, तो courses.astrometry.in वो है आप, जिसने ऐप्स के थ्रू वो करा है, पेमेंट किया है, उनका तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। जिसने नहीं किया है वो रजिस्टर कर ले, और जो पहले कर चुके हैं वो हो चुका है उनका रजिस्ट्रेशन। तो ऐप में आपको ये सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, सारे जो वीडियोज हैं वो सब उसमें दिखेंगे। इस वाले वीडियो का यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा, पहले वाले का। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं संडे को। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।